हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेक मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली मैं कहूँगी कि इंग्लिश पेडागोजी का पूरा मंथन करेंगे हम इन 100 क्वेश्चंस के थ्रू। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी एक एक टर्म इंग्लिश पेडागोजी की रिवाइज हो सके, एक कंप्लीट रिवीजन क्वेश्चंस के थ्रू आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कहूँगी कि मेरी वीडियो यूट्यूब पे बेस्ट है और ये वो ब्ला ब्ला, ये सब मेरा काम नहीं है। वो आप देखेंगे बेस्ट क्या है आपके लिए, वो आपको सोचना है। मैं ये कहूँगी मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया है कि आपकी पूरी 100 क्वेश्चंस की रिवीजन हो सके, जो टॉप 100 क्वेश्चंस हैं उनकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, जिससे कि आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस आपको एक बार के लिए रिवाइज हो जाए। तो पसंद आए वीडियो तो ज़रूर इसे लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। कोई भी कन्फ्यूजन होने से आपका वेलकम है, कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। आपका टाइम बहुत कीमती है, इसे बिल्कुल भी बर्बाद करने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, स्किल्ड रीडिंग जो है वो क्या होती है, ये पूछा गया है। डेलिब्रेट होती है, कंस्ट्रक्टिव होती है, प्रोग्रेसिव होती है या फिर इमेजिनेटिव होती है। तो स्किल्ड रीडिंग की बात जहाँ भी आ जाए आप कहेंगे वो कंस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, क्योंकि जो आपका रीडर होता है वो क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को समझता है, कॉम्प्रिहेंड करता है, फिर उसके बाद में उसकी मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका, तो आपका आता है अ टीचर आस्क द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th टू रीड द टेक्स्ट थॉरोली। ठीक है, क्लास 5th के बच्चों को आपके टीचर ने कहा है कि आप टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ो, एंड देन शी आस्क देम टू आंसर द क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। और उन्होंने कहा है कि कॉन्टेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछे, उनका आंसर देने के लिए कहा गया है। इन दिस प्रोसेस शी इज एनकरेजिंग स्टूडेंट फॉर, इस प्रोसेस में वो स्टूडेंट्स को किस चीज़ के लिए एनकरेज कर रही है। एक्सटेंसिव रीडिंग है, इंटेंसिव रीडिंग है, स्कैनिंग है या फिर आपकी स्कीमिंग है। तो जब भी पूछा गया हो कि बच्चों ने टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में आंसर को दे पा रहे हैं, दैट मीन वो क्या होगी, आपकी इंटेंसिव रीडिंग होगी। इंटेंसिव रीडिंग यानी आपने डेप्थ में पढ़ा है, उसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर उसमें से निकाल पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। ठीक है, स्कैनिंग हो गई कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, स्कीमिंग होती है एक जिस्ट निकालने के लिए, ओवरऑल आइडिया के लिए, और एक्सटेंसिव रीडिंग होती है आपकी सिर्फ प्लेजर के लिए जब आप पढ़ते हैं, जो कि आउट क्लासरूम से ज़्यादा बाहर की रीडिंग होती है। इटिमोलॉजी जो होती है वो क्या होती है, साइंस ऑफ पेडागोजी, साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स या फिर साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इटिमोलॉजी किसी भी चीज़ की, किसी भी वर्ड की क्या होती है, उस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, उसका जन्म कहाँ से हुआ है। जैसे कि हम लोग कई बार पढ़ते हैं ना कि ये शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है, ये शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया, तो उसका ओरिजिन कहाँ से है, उसको हम कहते हैं कि ये इसकी इटिमोलॉजी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स आर दोज हु आर, फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जो है किसको कहा जाता है, कमिंग फर्स्ट टाइम टू स्कूल टू सीक एडमिशन, यानी कि जो फर्स्ट टाइम स्कूल में एडमिशन लिया जिन्होंने, उनको कहेंगे। लर्निंग हिंदी फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि हिंदी को फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं उनको कहेंगे। या फिर लर्निंग इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम इंग्लिश को सीख रहे हैं उनको कहेंगे। या फिर द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल, तो बिल्कुल क्या रहेगा, द फर्स्ट फ्रॉम देयर फैमिली टू कम टू स्कूल, जो अपनी फैमिली में से पहली बार ही स्कूल में आ रहे हैं उनको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर। अगर इसकी आप एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो मैं जिनके पेरेंट्स जो हैं उन्होंने एक 8 तक की जो बेसिक एजुकेशन होती है वो भी नहीं ली होती है, तो उनको हम फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं कि भाई वही एक जनरेशन है जो स्कूल में फर्स्ट टाइम आई है आपकी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ जाते हैं हम अपने 5th क्वेश्चन पे। चिल्ड्रन कैन बेस्ट लर्न अ लैंग्वेज व्हेन दे हैविंग, मतलब कि बच्चे जो है किस तरीके से भाषा को सीख पाते हैं, कौन सा एक बेस्ट तरीका है जब बच्चे सीख पाते हैं। अब गुड टेक्स्ट बुक यानी कि एक अच्छी बुक होनी चाहिए। अब प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, एक अच्छा लैंग्वेज का टीचर होना चाहिए, इनहैबिशन में या फिर मोटिवेशन में। तो आपके पास में यहाँ पे गुड टेक्स्ट बुक और इनहैबिशन दो तो आपके कट जाते हैं आराम से। अब रह जाती है कन्फ्यूजन इन दो में कि एक अच्छा लैंग्वेज टीचर होना चाहिए, भाई बहुत ज़रूरी है कि बच्चा लैंग्वेज बेस्ट तरीके से सीखे, उसके लिए एक अच्छा टीचर हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपका बच्चे में मोटिवेशन का होना। एक प्री रिक्वेस्टेड माना जाता है कि एक पहली शर्त है लैंग्वेज को सीखने की या किसी भी चीज़ को सीखने की, कि बच्चा क्या होना चाहिए, आपका मोटिवेट होना चाहिए। जब बच्चा मोटिवेट नहीं होगा तो चाहे कितना ही प्रोफिशिएंट टीचर क्यों ना हो, कितना ही अच्छे तरीके से क्यों ना पढ़ाता हो, वो आपको नहीं सिखा पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो शर्त होती है वो आपकी मोटिवेशन की होगी आपकी। ठीक है, अब गुड पैराग्राफ राइटिंग इन इंग्लिश इन्वॉल्व्स, गुड पैराग्राफ राइटिंग में क्या क्या चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होंगी, करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स होंगे, आइडियाज प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस होगा, या फिर फ्लोरी लैंग्वेज होगी, या फिर लेजिबल होगी आपकी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका रहेगा आइडियाज प्रेजेंटेशन एंड कोहेरेंस, यानी कि उसमें आइडियाज होने चाहिए, अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ होना चाहिए, और कोहेरेंस यानी कि उससे रिलेटेड होनी चाहिए, जो भी आप चीज़ जो टॉपिक है उससे रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ में
आपकी मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टॉपिक कुछ और है, लिखा हुआ कुछ और है, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग रीडिंग स्किल एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे रीडिंग स्किल को डेवलप करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया है आपसे। एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड, जो टेक्स्ट को रीड किया है उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाए। ओनली नोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट, सिर्फ करेक्ट ऑर्डर पता चल जाए। एबिलिटी टू रीड वर्ड करेक्टली या एबिलिटी टू रीड फ्रेज करेक्टली। तो देखो ये सारी चीज़ें ठीक है, वर्ड वो करेक्टली पढ़ ले, फ्रेज पढ़ ले, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एबिलिटी टू कॉम्प्रीहेंड द टेक्स्ट ऑलरेडी रीड। भाई बच्चा जो पढ़ रहा है उसको वो कॉम्प्रीहेंड कर पाए, समझ पाए, ये सबसे ज़रूरी काम होता है प्राइमरी लेवल पर, ठीक है। हिंदी में अगर हम इसको समझे तो बच्चा किसी भी चीज़ को जिसको वो पढ़ रहा है उसका वो अर्थ ग्रहण कर पाए, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपका प्राइमरी लेवल पर। बाकी सारी चीज़ें हम आगे चलते चलते बच्चे को सिखा देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में उसको चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट इज अ डेलिबरेट एंड कॉन्शियस एफर्ट। लैंग्वेज इज व्हाट, जब बच्चा डेलिबरेट तरीके से और कॉन्शियस एफर्ट देकर के सीखता है तो लैंग्वेज क्या होती है, एक्वायर्ड होती है, अर्नड होती है, ब्रश्ड अप होती है या फिर लर्न होती है। बिल्कुल, जब भी आप डेलिबरेट तरीके से और कॉन्शियस एफर्ट देते हैं तो वो आपकी लर्न होती है, और अनकॉन्शियस तरीके से आप सीख जाते हैं, नेचुरली सीख जाते हैं तो वो आपकी एक्वायर्ड होती है। बात सीधी सी है, इतना सा अंतर है यहाँ पे। डेकोरम इन स्पोकन लैंग्वेज परटेन्स टू, डेकोरम जो होता है वो आपकी लैंग्वेज स्पोकन में क्या चीज़ होती है, एप्रोप्रिएट गेस्चर होते हैं, ठीक है। डेकोरम आप किसको कहेंगे, सॉरी किसको कहेंगे, करेक्ट ग्रामेटिकल यूसेज या फिर वॉइस क्वालिटी और लाउडनेस, क्लैरिटी और प्योरिटी ऑफ स्टाइल, ठीक है। डेकोरम हम किसको कहते हैं, जो एक सजावट कहेंगे भाषा की, वो होता है आपका एप्रोप्रिएट गेस्चर आपका, ठीक है। आप कितना भी करेक्ट बोल रहे हो ग्रामेटिकली, कितनी वॉइस क्वालिटी आपकी अच्छी हो, कितनी क्लैरिटी अच्छी हो, लेकिन अगर आपके गेस्चर्स अच्छे नहीं हैं, वही आप किसी भी अच्छी बात को भी अगर गुस्से में बात करके बोल रहे हो या उंगली दिखा करके बात कर रहे हो तो आपकी गेस्चर्स जो है वो ठीक नहीं है, तो आप कितने भी तरीके से सजा करके बात कह दो, आपकी बात जो है वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इंपॉर्टेंट क्या है, एप्रोप्रिएट गेस्चर। रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी होती है आपकी, हमने डिस्कस किया था, राइटिंग इन अ रेंज ऑफ स्टाइल, यूजिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक्यूरेटली, लिसनिंग एंड सेल्फ करेक्ट वाइल यूजिंग लैंग्वेज, या फिर बीइंग एबल टू सेल्फ करेक्ट वाइल यूजिंग लैंग्वेज। तो रिसेप्टिव स्किल कौन सी होती है आपकी, लिसनिंग होती है, सेल्फ करेक्ट वाइल यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है, सुनना और उसको लैंग्वेज को करेक्ट सेल्फ करेक्ट कर पाना, ठीक है। तो रिसेप्टिव स्किल यहाँ पे हमने लिसनिंग पढ़ा था कि लिसनिंग आपकी रिसेप्टिव स्किल होती है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ डैश प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस है, इंस्टेंट है या फिर ऑल इंक्लूसिव है। अब देखो इंक्लूसिव देख करके इसका आंसर ये लास्ट और इंस्टेंट तो होगा नहीं भाई, लास्ट प्रोसेस तो है नहीं, इंस्टेंट भी नहीं है कि आपने ऐसे मतलब चुटकी बजाई और आपको सारी भाषा आ गई, ये भी नहीं हो सकता। ऑल इंक्लूसिव और ग्रेजुअल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं ये बता दूं ऑल इंक्लूसिव यहाँ पे नहीं होगा आपका आंसर, क्योंकि इंक्लूसिव जरूरी नहीं है कि हर चीज में इंक्लूजन, बच्चों के इंक्लूजन की बात की जाती है, ये बात अलग हो गई, लेकिन ग्रेजुअल प्रोसेस है। ग्रेजुअल क्या होता है भाई, आप टाइम के साथ साथ धीरे धीरे सीखते हैं, ऐसा नहीं है कि आप पैदा हुए और आपको सारी लैंग्वेज आ गई, ठीक है, या 2 दिन में सीख ली या 3 दिन में सीख ली या इंस्टेंट सीख ली। ग्रेजुअल है मतलब कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे आप सीखते हैं। ग्रामर शुड बी टॉट बाय, ग्रामर जो है वो किस तरीके से पढ़ाई जानी चाहिए, गिविंग क्लियर एक्सप्लेनेशन दी जाए आपको, इनेबलिंग प्रैक्टिस इन कॉन्टेक्स्ट, आस्किंग स्टूडेंट्स टू लर्न रूल्स, मेकिंग लर्नर्स डू रिटन असाइनमेंट्स, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें आप रखिए एक साइड में। हमेशा याद रखना जब भी कॉन्टेक्स्ट में प्रैक्टिस करवाई जाती है वो हमेशा आपका एक बेस्ट ऑप्शन रहता है। ये मैंने आपको टैग वर्ड्स में भी बताया था कि जब भी प्रैक्टिस, एक एम्पल प्रैक्टिस होती है आपकी, तो वो एक नेगेटिव वर्ड होता है, बट प्रैक्टिस अगर कॉन्टेक्स्ट में करवाई जाती है तो वो आपका पॉजिटिव में बदल जाता है फिर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नॉन एज, स्टडी क्या होती है आपके, सिंटैक्स है, सिमेंटिक है, मॉर्फोलॉजी है, लिंग्विस्टिक है, तो आपकी क्या रहेगी, सिमेंटिक रहेगा। टेक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं हमें। द बेस्ट वे टू डेवलप अ चाइल्ड वोकेबलरी एट इनिशियल स्टेजेस, इनिशियल स्टेज पे बच्चे की वोकेबलरी को डेवलप करने का बेस्ट वे जो है वो आपका क्या होता है, लीव द चाइल्ड अलॉन विद स्टोरी बुक्स, यानी कि बच्चे को स्टोरी बुक्स दे दो और उसको अकेला छोड़ दो। मेक हिम गो टू स्कूल एट वेरी यंग एज, यानी कि उसको ऐसे 5-6 महीने का, 1 साल का होते हैं उसको स्कूल भेज दो। इंगेजिंग इन टॉक विद द चाइल्ड एंड रीडिंग आउट लाउड, यानी कि बच्चों से बातचीत में इंगेज होना चाहिए और थोड़ा सा लाउडली रीड करना चाहिए। शो द चाइल्ड वेरियस प्रोग्राम ऑन टीवी, बच्चों को टीवी के ऊपर कुछ प्रोग्राम दिखा दो, वो अपने आप वोकेबलरी में मास्टरिंग हो जाएगी उनकी। ऐसा नहीं होता है,
हम क्या करते हैं, इंगेजिंग इन टॉक्स विद द चाइल्ड एंड रीडिंग आउट लाउड। हम जोर जोर से बोल बोल करके उनको पढ़ाते हैं, और दूसरी बात उनको हम इंगेज करते हैं बातों में, बातों में हम उनको सिखाते हैं वोकैबुलरी में, भाई देखो ये तुम्हारे आसपास की चीज़ों में से, भाई तो हम उसको जो भी चीज़ें सिखाते हैं, भाई ये वाटर है, ये एप्पल है, ये कुछ और है, ये वेजिटेबल है, ये सब कुछ है, वो सारी चीज़ें क्या उनको बातों में हम लोग सिखाते हैं, तो वो ज़रूरी होता है इनिशियल स्टेज पे हमारा। ठीक है, डैश इज प्री रिक्वेसाइट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, नॉलेज ऑफ ग्रामर, मोटिवेशन, रीडिंग स्टोरीज और क्रैमिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। तो अभी हमने डिस्कस किया था, बस एक तरीका बदल गया क्वेश्चन को देने का। मोटिवेशन सबसे पहली शर्त है इंग्लिश को सीखने की या किसी भी लैंग्वेज को सीखने की, मोटिवेशन। अ गुड टीचर इज वन हु, गुड टीचर कौन सा होगा, गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू लर्न। ठीक है, गिव देम यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, या फिर गिव प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेस्ट टीचर वो होगा जो उनको एम्पल अपॉर्चुनिटीज देता होगा, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो दे सीखने के लिए। ठीक है, तो वो आपका सबसे गुड टीचर की आपकी सबसे बड़ी खासियत होगी। ठीक है, आफ्टर अ स्टोरी टेलिंग सेशन द लर्नर आर आस्क्ड टू चेंज द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, दिस विल हेल्प द लर्नर्स। देखो, एक स्टोरी को बताने के बाद में टीचर ने कहा लर्नर्स को कि आपको अगर इस स्टोरी के एंड को एडिटिंग करनी पड़े, चेंज करना पड़े, तो आप क्या करेंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस है, इस तरीके के जो डिस्कशन है, वो किस चीज़ में हेल्प करेगा, अंडरस्टैंडिंग ग्रामर बेटर, ग्रामर को बेटर अंडरस्टैंडिंग करने में, डेवलप लाइब्रेरी रेफरेंस स्किल। ठीक है, लाइब्रेरी की स्किल्स को, या फिर इवेलुएट द टीचर्स ओरिजिनलिटी, या फिर आपकी क्या होगा ये इमेजिनेटिव, बिकम इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि इससे क्या होगा, जो बच्चे हैं वो इमेजिनेटिव बनेंगे, क्रिएटिव होगी उनकी थिंकिंग कि भाई इस स्टोरी का एंड अगर हमें लिखना पड़ता तो हम किस तरीके से इसको डिज़ाइन करते कि हमारे हिसाब से इसका एंड हो। ठीक है, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन रहेगा। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज, देखो अभी फिलहाल क्या है ना, फिलहाल आपका टाइम बहुत एकदम नज़दीक आ चुका है, तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि 100 क्वेश्चंस आपके 100 मिनट में मैं कंप्लीट कर पाऊँ फटाफट से। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट से। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होता है आपका, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ, स्पीकिंग इंग्लिश इन ब्रिटिश एक्सेंट, या फिर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जाम, नोइंग द ग्रामर ऑफ इंग्लिश। कुछ भी नहीं, ग्रामर नहीं, स्कोर नहीं करना, कोई अंग्रेज नहीं बनाना, सीधी सी बात है, यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन इन लाइफ। भाई बच्चा जो है वो इंग्लिश को यूज कर पाए अपनी लाइफ में, सिचुएशन में यूज कर पाए बच्चा, ये हमारा सबसे पहला वो रहता है। ठीक है, व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, बच्चा नेचुरली लैंग्वेज को सीख रहा है, जनरलाइजेशन कहेंगे, अडॉप्शन कहेंगे, लर्निंग कहेंगे, एक्विजिशन कहेंगे, बिल्कुल क्या कहेंगे, एक्विजिशन कहेंगे, जब बच्चा नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस के लैंग्वेज को सीख पा रहा है। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करनी पड़ती तो क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं। ठीक है, एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड विच आर, एक्टिव वोकेबलरी कौन सी होती है, यूज फ्रिक्वेंटली, फोनोलॉजिकल एंड लेक्सिकल, यूज ओकेशनली, या फिर डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। ठीक है, एक्टिव वोकेबलरी वही होती है जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है। भाई ऐसे बहुत सारे दिन भर में हम लोग ऐसे वर्ड यूज करते हैं, जैसे ब्यूटीफुल हो गया, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो गया, कुछ ऐसे वर्ड हैं जो फ्रीक्वेंटली हमारे यूज होते हैं, तो वो होती है आपकी एक्टिव वोकेबलरी। पैसिव वोकेबलरी होती है जो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका मीनिंग भी हमें पता है, जो हमें आते भी हैं, लेकिन हम उनको डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो आपकी पैसिव वोकेबलरी में आते हैं, जो ओकेशनली यूज होते हैं कभी कभी। ठीक है, टीचिंग एड्स सच एज चार्ट, मैप, पिक्चर्स शुड बी यूज्ड बाय टीचर बिकॉज दे, देखो ये इस तरीके की एड्स जो है वो क्यों यूज किए जाने चाहिए, मोटिवेट स्टूडेंट्स करते हैं स्टूडेंट्स को, या फिर प्रिपेयर स्टूडेंट मेंटली, आर नॉट एक्सपेंसिव, या फिर बोथ ए एंड बी। तो आंसर आपका क्या रहेगा, बोथ ए एंड बी। बिल्कुल ठीक बात है, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, भाई सीखने के लिए मोटिवेट करेंगे उनको। आप अच्छी अच्छी सामग्रियां अगर इस तरीके के लेकर के जाएंगे, लर्निंग मटेरियल लेकर जाएंगे, तो बच्चा मोटिवेट होता है सीखने के लिए, और उनको मेंटली प्रिपेयर करता है बच्चे को। भैया आपने किसी एक टॉपिक का चार्ट या कुछ और इस तरीके का अच्छा सा चीज़ आप बना करके लेके गए क्लास में, तो मेंटली बच्चा प्रिपेयर होगा कि वाह आज कुछ नया सीखने के लिए मिलने वाला है, कुछ आज कुछ मैम जो है क्या सिखाने वाले हैं। तो चार्ट को देख करके उसको मतलब थोड़ा मोटिवेट भी होगा, सीखने के लिए तैयार भी होगा। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज एन, अब ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज क्या है आपकी, ठीक है, लिंक लैंग्वेज है, ऑफिस लैंग्वेज है, ऑफिशियल विंडो लैंग्वेज है, या फिर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है। एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज आपका आंसर रहेगा। ठीक है,
फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, टीचर डू नॉट गिव द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स टू लर्नर्स डायरेक्टली बिकॉज, जो टीचर होती है वो लर्नर्स को न्यू जो वर्ड्स आते हैं ना उनका मीनिंग डायरेक्टली नहीं देती। लर्नर्स डू नॉट लाइक टू बी गिवन द मीनिंग ऑफ वर्ड, भाई बच्चों को पसंद नहीं है कि उनको वर्ड्स का मीनिंग दिया जाए, या फिर इट प्रिवेंट लर्नर फ्रॉम डिस्कवरिंग द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लू। ठीक है, इसके बाद आता है लर्नर्स ऑलरेडी नो द मीनिंग ऑफ वर्ड, ऑलरेडी पता होता तो टीचर को फिर ज़रूरत ही क्या थी सब कुछ बताने की या कुछ करने की। ठीक है, उसके बाद में आपका ये है कि वोकेबलरी विल नॉट बी एनरिच्ड, बच्चों की जो वोकेबलरी है वो एनरिच्ड जो है वो नहीं होगी। तो ये बोला गया कि वो क्यों नहीं देती है मीनिंग, तो ये इसका आंसर क्या रहेगा, इट प्रिवेंट लर्नर्स फ्रॉम डिस्कवरी द मीनिंग थ्रू पजलिंग आउट यूजिंग क्लू। भाई ये बच्चों को क्या करेगी, मीनिंग ढूंढने के लिए, भाई उनको खुद से वो मीनिंग ढूंढे, डिस्कवरी करे, थोड़ा सा पजलिंग आउट करेगी बच्चों को। ठीक है, ताकि वो खुद से मीनिंग निकाल सके उनका, इसलिए आपको एकदम से मीनिंग निकाल करके नहीं देना चाहिए एज ए टीचर बच्चों को। ठीक है, पहले उनको खुद कोशिश करने दो, उसके बाद आप उनको मीनिंग बताओ। ठीक है, नॉलेज ऑफ मोर देन वन लैंग्वेज, वन लैंग्वेज की से मतलब मोर देन वन लैंग्वेज की नॉलेज होना क्या होगा, कन्फ्यूजेज द लर्नर वाइल लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, कन्फ्यूज करेगा एक नई लैंग्वेज को सीखने में, इज़ वेरी हेल्पफुल इन टीचिंग एंड लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज, हेल्पफुल रहेगा एक नई लैंग्वेज को सीखने में भी और सिखाने में भी, बिकम अ बर्डन टू द टीचर इन द लैंग्वेज क्लासरूम, या फिर कॉज इंटरफेरेंस इन लर्निंग अ लैंग्वेज। ठीक है, तो ना तो इंटरफेरेंस होगा ना बर्डन होगा, ना ही वो कंफ्यूज करेगा। भाई आप इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो हिंदी सीखी हुई है आपने, तो हिंदी से आपको इंग्लिश सीखने में कन्फ्यूजन कैसी होगी, क्या क्यों कंफ्यूज करेगा। वेरी हेल्पफुल होगी टीचिंग में भी और लर्निंग में भी एक लैंग्वेज को, अगर एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज की आपको अगर समझ होगी तो आपको हेल्पफुल रहेगी, वो बर्डन नहीं रहेगी। हाउ कैन यू सेट शाय स्टूडेंट्स टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू, भाई आप शर्माते हुए जो बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जो शर्माते हैं शाय होते हैं, उनको आप किस तरीके से मतलब बोलने के लिए वो करेंगे। हाउ कैन यू सेट शाय स्टूडेंट्स टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू, जब वो बोलना नहीं चाहते हैं तो आप उनको किस तरीके से मतलब बुलवाएंगे। कंडक्ट स्पेशल क्लासेस टू प्रैक्टिस स्पीकिंग, स्पेशल क्लासेस हम नहीं करवाते। डोंट पुट प्रेशर ऑन देम एंड कम अप विद अ रिस्पॉन्स क्विकली। ठीक है, चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, या फिर गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड विद मीनिंग टू लर्न एंड यूज, लर्न और यूज करने के लिए एक लिस्ट दे दो, बेकार ऑप्शन। चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी, भाई स्टूडेंट की एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपने टॉपिक चेंज भी कर दिया, तो जो शाय बच्चा है उसको टॉपिक से मतलब नहीं है ना कि क्या टॉपिक दिया गया है, टॉपिक मैटर नहीं करता, यहाँ पे बच्चे की झिझक मैटर करती है, वो झिझकता है, तो आप क्या करेंगे, उसको प्रेशर नहीं देंगे बिल्कुल भी। आप डू नॉट प्रेशर ऑन देम टू कम अप विद अ रिस्पॉन्स क्विकली, भाई आप उसको एकदम से रिस्पॉन्स करने के लिए आप उसको जोर नहीं डालेंगे उसके ऊपर, धीरे धीरे कोशिश करेंगे, वो अपने आप से सीख जाएगा और उसकी शाइनेस थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। भाई इंक्लूड करते चलेंगे थोड़े जो लैंग्वेज गेम वगैरह हैं उसके थ्रू या जैसे भी। ठीक है, विच इज़ आ लेक्सिकल वर्ड, लेक्सिकल वर्ड क्या होते हैं जिनका अपना एक मीनिंग होता है डिक्शनरी में, तो क्या है, इज है, लव है, माइट है या दा है, क्या है आपका लव होगा लेक्सिकल वर्ड। ठीक है, बाकी ये जो मीनिंग है ये आपके कंटेंट वर्ड होते हैं, कंटेंट नहीं फंक्शन वर्ड होते हैं, लेक्सिकल वर्ड को ही कंटेंट वर्ड बोलते हैं एक्चुअल में, ये होते हैं आपके फंक्शन वर्ड। ठीक है, इज, दा, माइट वगैरह। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग इज कंसर्न विद, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग जो है वो किस चीज़ के लिए कंसर्न है, टीचिंग ऑफ वोकेबलरी एंड ग्रामर थ्रू रूल्स ऑफ स्पेलिंग एंड लैंग्वेज, टीचिंग लैंग्वेज टू लर्नर फॉर रिटन टेस्ट, enhancing receptive and productive skills such as speaking, listening, reading and writing, या फिर interpreting grammar rule to suit the audience, ना grammar rule ना written test ना ही spelling, सीधी सी बात है। enriching क्या करता है आपका, communication language teaching जो है वो किस चीज़ में वो मानती है आपकी कि आपकी जो receptive और productive skills हैं आपकी वो बेहतर होनी चाहिए, listening, reading, speaking, writing, LSRW जो है आपकी वो enhance होनी चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स शुड बी टॉट, लैंग्वेज स्किल्स जो है वो किस तरीके से आपको पढ़ाई जानी चाहिए इन एन इंटीग्रेटेड मेथड, थोड़ा इमिटेशन, आइसोलेशन या फिर क्लियर एक्सप्लेनेशन, ना इमिटेशन ना आइसोलेशन ना क्लियर एक्सप्लेनेशन, चारों की चारों स्किल्स आपकी LSRW आपको इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ाई जानी चाहिए। व्हेन यंग लर्नर्स आर टॉट टू इम्प्रूव देयर स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन दे विल, जब यंग लर्नर्स को इम्प्रूव करने के लिए बोला जाता है उनकी स्पेलिंग और उनकी प्रोनाउंसिएशन, दे विल शार्पन देयर लिसनिंग स्किल या फिर नर्चर देयर क्रिएटिविटी, इनहेंस देयर फ्लुएंसी या फिर इम्प्रूव देयर एक्यूरेसी।
अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, फ्लुएंसी की बात कब आती है, जब आप स्पीकिंग की बात करते हैं। क्रिएटिविटी की कोई बात है नहीं यहाँ पे, लिसनिंग स्किल की बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग की बात आ रही है और पंक्चुएशन की बात आ रही है, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, याद रखना। प्रोनाउंसिएशन होता तो हम फ्लुएंसी पे फिर भी जा सकते थे। यहाँ पे पंक्चुएशन की बात है, कहाँ पे कॉमा आना है, कहाँ पे फुल स्टॉप आना है, ये पंक्चुएशन, ठीक है। और स्पेलिंग की बात की जा रही है। स्पेलिंग से जब भी बात आ जाए तो मतलब कि एक्यूरेसी, जब भी आप स्पेलिंग लिखते हैं तो एक्यूरेसी देखी जाती है, जब आप स्पीकिंग करते हैं तो आपकी फ्लुएंसी देखी जाती है, ठीक है। दोनों वर्ड्स को आप याद रखेंगे। 30th क्वेश्चन, प्रिडिक्शन एज अ सब स्किल इज एसोसिएटेड विद नोट मेकिंग, समराइजिंग, ड्राफ्टिंग या फिर आपकी रीडिंग। सीधी सीधी आपकी प्रिडिक्शन किसकी सब स्किल होती है, आपकी रीडिंग की सब स्किल होती है, ठीक है। याद रख लेना आप लोग, RED तो इसके अंदर दिया हुआ है ही, REA आप लगा लेना यहाँ पे, ठीक है, रीडिंग बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी आर, ये भी 30th, ये भी 30th, अच्छा जी, ये मैंने गलती से लिख दिया भाई। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंग्लिश पेडागोजी आर एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग, मीनिंग, कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग, टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल एज लैंग्वेज इज अ सोशल एक्ट, नन ऑफ द अबव या फिर बोथ A and B। तो प्राइमरी फंक्शन जो होता है इंग्लिश पेडागोजी का, वो होता है आप अपनी फीलिंग को, मीनिंग को एक्सप्रेस कर पाएँ, कम्युनिकेशन कर पाएँ, थिंकिंग कर पाएँ, ये इस तरीके की चीज़ें आपकी प्राइमरी फंक्शन में आती है पेडागोजी की, ठीक है। नोट मेकिंग इज डन। नोट मेकिंग क्या होती है, ड्यूरिंग अ लेक्चर, राइटिंग, वाइल रीडिंग अ रिव्यू, ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रेफरेंस वर्क या फिर वाइल राइटिंग एन एसे, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे नोट मेकिंग जो होता है आपका वो ड्यूरिंग लेक्चर होता है। भाई अभी भी मैं आपको जैसे कोई टॉपिक करवा रही हूँ और आप साथ साथ क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं और अपने नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा, ड्यूरिंग लेक्चर होगा हमेशा नोट मेकिंग जो होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, नोट मेकिंग, यस, ठीक है। फिर आता है आपका यूजिंग अ वर्ड बैंक एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग हेल्प्स टू बिल्ड, जो आपका वर्ड बैंक और आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, वर्ड बैंक और ब्रेन स्टॉर्मिंग हेल्प्स टू बिल्ड, क्या चीज़ में आपकी मदद करता है, आइडियाज़ में, राइटिंग स्किल में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में या फिर वोकेबलरी में। तो जहाँ वर्ड बैंक की बात आती है तो वहाँ आपकी वर्ड्स में आ जाती है आपकी वोकेबलरी, ठीक है, तो वोकेबलरी में हेल्प करता है। यंग लर्नर विल एंजॉय अ प्ले इंक्लूड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे लिसन टू द टीचर रीडिंग द प्ले, एनेक्ट द प्ले या फिर गेट अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट प्ले फ्रॉम टीचर या फिर रीड द प्ले साइलेंटली। देखो जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, वो प्ले को कब एंजॉय करेंगे, इंक्लूड इन द टेक्स्ट बुक व्हेन दे, जो टेक्स्ट बुक में है दिया हुआ कुछ उनका, तो उसको किस तरीके से एंजॉय करेंगे, भाई उनको लिसनिंग, टीचर को सुन करके एंजॉय करेंगे, एक एक्सप्लेन कर दिया जाए तब एंजॉय करेंगे, या साइलेंटली उनको बैठ के पढ़ने के लिए कह दिया जाए तब एंजॉय करेंगे, बिल्कुल नहीं। जब वो खुद प्ले को अनेक्ट करेंगे तब वो उसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि वो उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे उस टाइम पे, ठीक है। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग लेज एम्फेसिस ऑन, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, किस चीज़ पे एम्फेसिस करते हैं, आपकी राइटिंग पे, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी पे, लैंग्वेज यूज पे या फिर आपका फॉर्म पे। तो आप याद रखेंगे कम्युनिकेशन, यहीं से आप निकाल सकते हैं, कम्युनिकेशन की बात हो रही है तो राइटिंग नहीं होगा, ग्रामेटिकल कॉम्पिटेंसी नहीं होगा, लैंग्वेज के यूज पे बात की जाएगी कि आप लैंग्वेज को यूज कर पाएँ कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से, वीडियो इज, वीडियो जो है आपका वो किस तरीके का टीचिंग लर्निंग मटेरियल है आपका, तो वीडियो जो है आपका वो किस तरीके का लर्निंग एड है आपका, ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। ऑडियो है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है या फिर नन ऑफ दी अबव है। नन ऑफ दी अबव तो बहुत कम आंसर होता है सीटेट में, तो खासकर ऑडियो भी नहीं है, विजुअल अकेला नहीं है, ऑडियो अकेला नहीं है, ऑडियो विजुअल ऐड है आपका, जैसे कि आप फिलहाल ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सुन भी पा रहे हैं और देख भी पा रहे हैं, ठीक है। इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज, लैंग्वेज, ठीक है, इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म इज, मल्टीलिंगुअलिज्म क्या होता है, इंटरफेरेंस करेगा, बर्डन है, मेथडोलॉजी है या फिर एक असेट है। याद रखना, एक रिसोर्स है, एक असेट है। मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषिकता जो है वो एक नई लैंग्वेज को सीखने में आपकी क्या करेगा, हमेशा सहायता करेगा, मदद करेगा, ठीक है। द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एम्फेसाइजिंग, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो है वो किस चीज़ पे जोर देता है, ओरल फ्लुएंसी पे, कमांड ओवर स्पीच पे, यूज ऑफ मदर टंग पे या फिर लिसनिंग एंड स्पीकिंग पे। तो याद रखना ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो होता है वो यूज ऑफ मदर टंग पे जोर देता है। ट्रांसलेशन जहाँ पे बात आ जाए, ग्रामर ट्रांसलेशन यानी कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी कि इंग्लिश के क्वेश्चन को मैं आपको हिंदी में भी पढ़ के बता रही हूँ, या फिर टीचर जो है आपकी मदर टंग होता है उसके अंदर आपको ट्रांसलेट करके बताता है जो भी कंटेंट मैटर होता है, ठीक है।
स्कैनिंग एंड स्कीमिंग आर स्ट्रेटजीज फॉर, किस चीज़ की स्ट्रेटजीज है? स्पीकिंग, थिंकिंग, रीडिंग और राइटिंग किसकी है? रीडिंग। स्कैनिंग और स्कीमिंग आपकी दोनों ही रैपिड रीडिंग का पार्ट होती है, ठीक है, दोनों ही रीडिंग की सब स्किल कह सकते हैं आप। BICS स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये आपकी एक BICS को बता दीजिए फटाफट से क्या होगा? बेसिक इंटर रिलेटेड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, बाइलिंगुअल इंटीग्रेटेड कंटेंट एंड सिलेबस, बाइलिंगुअल इंटीग्रेटेड कोर्स एंड सिलेबस, ठीक है। तो याद रखना सीधी का एक्चुअल क्वेश्चन है ये आपका बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। इंटरपर्सनल क्या होती है? हमने पढ़ा था ना गार्डनर में, इंटरपर्सनल यानी कि दूसरों के साथ में कम्युनिकेट करने की जो स्किल होती है आपकी बेसिक स्किल, उसको बोलते हैं हम लोग ये BICS जो है। इंटरपर्सनल यानी दूसरों के साथ में जो आपकी बातचीत की कम्युनिकेशन स्किल है आपकी, ठीक है। द मल्टीलिंगुअल nature of the Indian classroom must be used as a resource so that children can learn many languages. The teacher develop language proficiency. Every child feels secure and accepted, या फिर every child learns at the same pace. Same pace पे तो बच्चा सीख ही नहीं सकता, ठीक है। टीचर की प्रोफिशिएंसी का हम क्या करेंगे? डेवलप करके टीचर कैन लर्न। अब दो ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, वो है आपका A और C। चिल्ड्रन कैन लर्न मैनी लैंग्वेजेस, ये बात ठीक है आपकी कि बच्चे बहुत सारी भाषाएं सीख सकते हैं, बट इससे भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हर बच्चा जो है वो एक सिक्योर और एक्सेप्टेड फील करेगा अगर आप क्लास में मल्टीलिंगुअलिज्म को बढ़ावा देते हैं। भाई अगर आप बहुभाषिकता का सम्मान करते हैं, हर बच्चे की भाषा का सम्मान करते हैं, तो क्या करेगा? हर बच्चा सिक्योर फील करेगा, एक्सेप्टेड फील करेगा कि उसकी लैंग्वेज को, उसके कल्चर को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। An English textbook for class first start with picture, poem, story and end with alphabet in the end। भाई कोई क्लास फर्स्ट की एक बुक है, उसमें स्टार्टिंग में आपकी क्या है? पिक्चर्स दी हुई है, फिर पोएम दी हुई है, फिर उसके बाद में स्टोरीज दी हुई है, और एंड में क्या है? आपके ABCD जो अल्फाबेट है वो दिए हुए हैं। तो ये किस तरह की अप्रोच है आपकी, ये पूछा गया है आपसे। टॉप डाउन है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच है, या फिर इलेक्टिक अप्रोच है, या फिर आपकी बॉटम अप अप्रोच है। तो आपकी क्या रहेगी ये? सबसे पहले पिक्चर फिर पोएम, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच है। टॉप में सबसे पहले आपको कहानी दे रखी है, फिर उसके बाद में अल्फाबेट तक आप लोग आए हो, तो टॉप से डाउन की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्रोप्रिएट अबाउट लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स के बारे में कौन सी चीज अप्रोप्रिएट नहीं है? लैंग्वेज गेम्स क्रिएट अ रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट इन द क्लासरूम एंड इनहेंस द यूसेज ऑफ इंग्लिश, ठीक है। बड़ा ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है पहले वाला ही, बाद में और देख लेते हैं कि लैंग्वेज गेम जो है वो एक रियल वर्ल्ड जो है उसका एक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करते हैं लैंग्वेज को यूज करने के लिए, इनहेंस करने के लिए। लैंग्वेज गेम्स क्रिएट अ स्ट्रेस फ्री एंड नेचुरल एनवायरनमेंट वेयर लर्नर कैन लर्न इंग्लिश। लैंग्वेज गेम जो है एक स्ट्रेस फ्री और नेचुरल एनवायरनमेंट देता है बच्चे को, जहाँ पे बच्चा इंग्लिश को सीख सकता है। अच्छा, लैंग्वेज गेम क्रिएट एन एनवायरनमेंट इवन फॉर द शाय लर्नर्स टू पार्टिसिपेट, ठीक है। ये वाला भी अच्छा ऑप्शन है कि लैंग्वेज गेम एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जिससे जो शाय बच्चे हैं ना, वो भी भाई गेम में पार्टिसिपेट करने के बहाने से वो सीख रहे हैं चीज़ों को। लैंग्वेज गेम प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट टू द लर्नर्स टू विन द गेम बाय एनी मीन्स। ये कहता है लैंग्वेज गेम जो है वो एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है कि बच्चा कहता है हर हाल में जीतना है मुझे इस गेम को, इस तरीके का माहौल वो क्रिएट कर देता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत रहेगा, यानी कि नॉट पूछा गया, नॉट अप्रोप्रिएट पूछा गया है। तो ये वाला ऑप्शन ऐसा नहीं होता है कि लैंग्वेज गेम आपके मतलब ऐसे गला काट प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी वहाँ पे, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है आपका 42 रेमेडियल टीचिंग फॉर। रेमेडियल टीचिंग द टीचर टू टीच बेटर, इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल, या लर्नर टू लर्न बेटर, या लर्नर टू लर्न बेटर एंड टीचर टू इम्प्रूव हिज टीचिंग। दोनों ही ऑप्शन ये वाले टीच बेटर लर्न बेटर वाला इसके अंदर में आ गया है। स्कूल की इमेज के लिए हम रेमेडियल टीचिंग नहीं करते हैं। द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इम्प्रूव हिज टीचिंग। भाई रेमेडियल टीचिंग से हमें क्या मिलेगा? जब आप रेमेडियल टीचिंग करते हैं तो एक लर्नर को अच्छी तरीके से सीखने में और टीचर को अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव करने में, उसके जो मेथड्स होते हैं उसको इम्प्रूव करने में मदद मिलेगी, ठीक है। टीचर शुड नॉट गिव कॉर्पोरल पनिशमेंट टू लर्नर्स बिकॉज। कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये रिस्की होती है। इट इज़ ओनली एन इमोशनल रिलीज फॉर द टीचर। भाई एक इमोशनल रिलीज करने के लिए देते हैं। इट क्रिएट्स स्ट्रेस एंड फियर इन लर्नर्स। ये बच्चों में स्ट्रेस और फियर को बढ़ाती है, या फिर इट मेक्स पेरेंट्स वेरी एंग्री। भाई माता पिता गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए नहीं देनी चाहिए। नॉट पूछा गया है। भाई किस लिए नहीं देनी चाहिए? क्योंकि ये जो है बच्चों के अंदर में एक स्ट्रेस
और एक फियर, एक डर जो है वो पैदा कर देती है। इमोशन जो आपकी कॉर्पोरल पनिशमेंट होती है, इमोशनली बच्चे जो होते हैं वो फिर वीक रहने लग जाते हैं, स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं, डर में रहने लग जाते हैं। ठीक है। While checking the notebook, the teacher observed that a child has repeatedly made some error in writing, such as reverse image, B को D लिखा हुआ है, M को W लिखा हुआ है। The child is showing the sign of learning disability, differences, preferences या फिर learning style। सीधी सी बात है भाई, बच्चे को क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। B को D लिख रहा है, ठीक है। W को आपको M लिख रहा है या M को W लिख रहा है, मतलब कुछ कुछ वर्ड्स उल्टे लिख रहा है वो। ठीक है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी है, क्या है आपकी, डिसलेक्सिया है आपको। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है उसको। ठीक है। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज, देखो भाई जल्दबाजी में थोड़ा बहुत अगर कहीं कुछ यहाँ वहाँ बोल दिया जाए तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ करना भाई, क्योंकि फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ, थोड़ा कई बार हो जाता है वर्ड यहाँ वहाँ। द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री इज डेवलपमेंट ऑफ ग्रामर, मेकिंग लर्नर टू बिकम पोइट, वोकेबलरी डेवलपमेंट या फिर एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। तो भैया ना तो डेवलपमेंट करनी है ग्रामर की, ना हमें उसको कवि बना देना है, ना वोकेबलरी का डेवलपमेंट। सबसे मेन चीज़ है पोइट्री के लिए एंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। बच्चा जो है वो एंजॉय करता है जब आप उसको पोएम के थ्रू सिखाते हैं। एप्रिसिएशन और एंजॉयमेंट के लिए हम ये जो है पोइट्री को मानते हैं, मेजर एम मानते हैं। मॉर्फीम क्या होती है, यूनिट ऑफ अ वर्ड दैट कैन बी ब्रोकन अप इनटू न्यू मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ फ्रेज, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ वर्ड या फिर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप। मॉर्फीम क्या होती है, एक मीनिंग की सबसे छोटी इकाई जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे कि कैट हो गया आपका, इसको अगर आप सी अलग लिख दो, टी अलग लिख दो, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। सी अलग, कैट अलग दिया, कोई मीनिंग नहीं रहेगा। मतलब सबसे छोटी इकाई है मीनिंग की कि अगर इसको ब्रेक कर दिया जाएगा तो इसका मीनिंग जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है। विच इज़ अ लेक्सिकल वर्ड, कई बार आता है पेपर में, इसीलिए यहाँ पे भी रिपीटेशन में मैंने लिया है। वेदर है, प्रिंसिपल है, इफ है या सम है आपका, तो क्या होगा, प्रिंसिपल है। बाकी ये सारे क्या हैं आपके, कौन से हैं आपके, फंक्शन वर्ड्स हैं। ठीक है। प्रिंसिपल है जिसका एक मीनिंग होगा आपका, प्रिंसिपल वो स्कूल वाले प्रिंसिपल। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट यानी कि प्रिंट समृद्ध माहौल जो है, जो लैंग्वेज की कक्षा में बहुत अच्छा मानते हैं, उसके बारे में एक स्टेटमेंट कौन सा गलत है, नॉट करेक्ट बोला है। पिक्चर्स पोस्टर गिव चिल्ड्रन एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट थिंग्स, पर्सन्स एंड हैपनिंग। ठीक बात है ये तो कि जो पोस्टर्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, वो बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करने के लिए, कुछ हैपनिंग्स के बारे में, कुछ लोगों के बारे में। ठीक है। एनकरेज चिल्ड्रन टू क्रिएट देयर ओन पोएम, पोस्टर, स्टोरीज एक्सेट्रा। बच्चों को एनकरेज किया जाता है भाई वो अपने पोस्टर्स, अपनी पोएम्स को लिखें। इट कंसिस्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बेस्ड रेलेवेंट मटेरियल फॉर चिल्ड्रन सच एज पिक्चर, राइम, स्टोरीज एक्सेट्रा। ये बात भी ठीक है। वन द मटेरियल इज पोस्टेड ऑन द वॉल, इट शुड नॉट बी रिमूव फॉर द सेशन। ये गलत बात है कि भाई वो पूरा मतलब फेविकोल का जोड़ है एकदम चिपका हुआ उतरेगा ही नहीं, कि एक मटेरियल आपने दीवार पे एक बार चिपका दिया तो वो पूरे सेशन के लिए वहाँ से नहीं हटेगा। ये बिल्कुल गलत बात है प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के बारे में। बल्कि हम ये देखते हैं प्रिंट रिच एनवायरनमेंट में ओकेशन वाइज, जैसे आप देखोगे दिवाली आई है उससे रिलेटेड कुछ आपके स्कूल में पोस्टर्स लग जाएंगे, नोटिस बोर्ड पे लग जाएंगी चीज़ें। मतलब 15 अगस्त आया है तो तिरंगा वगैरह लगाएंगे, ठीक है, बैलून्स लगाएंगे, वो भी मतलब उसमें उसी कलर्स में लगाएंगे, मतलब 3 कलर्स में लगाएंगे आप। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओकेशन वाइज चेंज होती हैं, जो प्रिंट रिच आपका जो मटेरियल होता है वो चेंज होता है आपका। ठीक है। यूज रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स, रियलिया का मतलब क्या होता है, रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट फॉर द लर्नर। ठीक है। रियल लेवल ऑफ चाइल्ड्स लर्निंग टू द नॉलेज ऑफ द पेरेंट, या फिर रियल लाइफ सिचुएशन टू कम्युनिकेट, या फिर रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स। ठीक है। तो बिल्कुल ठीक बात है। रियलिया का मतलब होता है रियल ऑब्जेक्ट एज टीचिंग एड्स, मतलब रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो है टीचिंग करवा रहे हैं बच्चे की, तो उसको हम कहते हैं रियलिया। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिप्थोंग्स आर ऑल्सो नॉन एज। डिप्थोंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लाइड वॉवल होते हैं, वॉवल विद वीक साउंड होते हैं, सेमी सावल या सेमी वॉवल या फिर प्योर वॉवल। ठीक है। तो डिप्थोंग्स क्या होते हैं, आपके ग्लाइड वॉवल होते हैं जो ग्लाइड करके जाते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका सॉइल हो गया, ऑयल हो गया, इसमें और ई की साउंड जो है वो ग्लाइड करके जाती है, तो उसको हम ग्लाइडिंग वॉवल भी बोलते हैं, डिप्थोंग्स भी बोलते हैं। डाई यानी कि 2 साउंड्स आती है इसके अंदर में, डाई का मतलब ही 2 होता है। वन ऑफ थोंग होगा तो क्या होगा, एक वॉवल की साउंड होगी। ठीक है। लिटरेचर,
लिटरेचर फॉर स्टूडेंट इज कंसिडर्ड एज डैश रीडिंग सोर्स, ठीक है। लिटरेचर जो होता है आपका वो क्या होता है ये पूछा गया है आपसे, ठीक है। लिटरेचर क्या है, हिंड्रेंस मटेरियल है, इंस्पिरेशनल सोर्स है, एडिशनल बर्डन है या फिर ऑथेंटिक सोर्स है, ठीक है। हिंड्रेंस होता नहीं है, एडिशनल बर्डन नहीं है, दो तो हट गए। इंस्पिरेशनल और ऑथेंटिक में से कौन सा होगा ये आप सोच रहे हैं, तो इंस्पिरेशनल भी नहीं होगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर लिटरेचर जो है आपको वो इंस्पायर करने वाला ही हो, ठीक है। बट ये है ऑथेंटिक सोर्स है, ऑथेंटिक सोर्स है क्योंकि इसके ऊपर जो ऑथर होता है ना उस वो जो होते हैं उसकी अच्छी वोकेबलरी होती है इनकी जो आपकी, ठीक है। एक फ्री वोकेबलरी होती है, मतलब फ्री नहीं बाउंड वोकेबलरी होती है, और दूसरी बात इसके अंदर ऑथेंटिसिटी होती है, किसी भी कल्चर बायसनेस यहाँ पे आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी जो लिटरेचर होता है उसमें। A teacher asks the learners to think of ideas quickly about the topic save water and also asks them to note down their ideas before writing the article on save water she is focusing on। क्या है, एक टीचर ने लर्नर्स को कहा है टू थिंक आइडिया क्विकली, आइडिया मतलब क्विकली सोचना है इस टॉपिक के बारे में, सेव वाटर के बारे में। एंड ऑल्सो आस्क देम टू नोट डाउन देयर आइडियाज, उसने कहा इसके बारे में सोचो, सेव वाटर के बारे में, कैसे हम पानी को बचा सकते हैं, और अपने आइडियाज़ को जो है आपको लिखना है, ठीक है। आर्टिकल लिखना है एक सेव वाटर के ऊपर। किस चीज़ पे फोकस कर रही है, ड्रिल पे, ब्रेनस्टॉर्मिंग पे, असेसमेंट पे, चेकलिस्ट पे, ना चेकलिस्ट ना असेसमेंट ना ड्रिल, सीधी सी बात है। उनके दिमाग को थोड़ा सा चला रही है कि जंग ना लग जाए, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग करवा रही है कि उनके दिमाग में थोड़ी सी एक्सरसाइज हो, उनकी सोचें वो थोड़ा, और फिर उसके बाद में वो सेव वाटर के बारे में लिखिए। वो सीधा सीधा बता दे, लो भाई सेव वाटर ऐसे ऐसे सेव करते हैं, ये चीज़ें होती है, तो बच्चों को क्या जोर, उनके दिमाग पे क्या जोर पड़ेगा, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, इनमें से कौन सी लिटरेचर की फॉर्म जो है वो नहीं है, ठीक है। ट्रेवलग नहीं है आपकी, या फिर वन एक्ट प्ले नहीं है, डिक्शनरी नहीं है, या फिर आपकी मेमोर नहीं है, ठीक है। याद रखना, डिक्शनरी जो होती है वो आपकी लिटरेचर की फॉर्म नहीं है, क्योंकि डिक्शनरी जो आती है आपकी वर्ड के लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे वर्ड मीनिंग देखने के लिए। ट्रैवलर होती है, जैसे ट्रैवलर्स लिखते हैं ना ट्रैवलिंग के बारे में। वन एक्ट प्ले भी होता है, मेमोरी यानी कि जो कुछ इतिहास से रिलेटेड, ठीक है, इतिहास से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपकी, ठीक है। अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शंस एंड गेस्चर टू क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, एक टीचर है जो गेस्चर्स के साथ में, एक्शंस के साथ में क्लास थर्ड के बच्चों को पोएम करवा रही है या स्टोरी करवा रही है। आफ्टर दिस शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरीज इन ग्रुप्स, उसके बाद में वो उनको ग्रुप्स में बैठा करके और उस स्टोरी के ऊपर पिक्चर बनाने को कह रही है। वाई डू यू थिंक शी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर ऑन द स्टोरी, क्यों कहा उन्होंने ऐसा कि इस स्टोरी के बारे में आप अपनी पिक्चर बनाओ, ठीक है। शी वॉन्ट टू सी द पार्टिसिपेट ऑफ चिल्ड्रन वाइल ड्राइंग, वो देखना चाहती थी कि ड्राइंग में पार्टिसिपेट कितना है, ठीक है। शी वॉन्ट टू असेस देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी, शी वॉन्ट टू असेस देयर कलरिंग एंड ड्राइंग स्किल, या फिर शी हैड कंप्लीटेड हर लेसन एज पर हर लेसन प्लान, सो शी इंगेज्ड देम इन ड्राइंग, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि लेसन प्लान बनाया है उसने तो उनको इंगेज करना है उसको। शी वॉन्ट टू असेस देयर कलरिंग और ड्राइंग स्किल कहाँ से आ गई जब स्टोरी पढ़वा रही है वो उनको, तो सीधी सी बात ये है, शी वॉन्टेड टू असेस देयर कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टोरी, वो देखना चाहती है कितना समझ में आया है उनको, जो भाई रामायण कहानी उन्होंने सुनाई है, बच्चों को समझ कितनी आई है। भाई समझ आई होगी तभी तो आप किसी चीज़ की पिक्चर ड्रॉ कर पाएंगे ना, ऐसे थोड़ा ना कर पाएंगे, ठीक है। तो कॉम्प्रीहेंड देखने की कोशिश कर रही है वो। A teacher of second class uses learners' knowledge and language to build a bridge between his mother tongue and English language teaching. Here, learners' language is used in teaching English as dash, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक सेकेंड क्लास की टीचर जो है वो लर्नर की नॉलेज जो है उसकी खुद की लैंग्वेज की जो नॉलेज है उसको यूज़ कर रही है, पुल की तरह इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, बिटवीन हिज मदर टंग एंड टीचिंग लैंग्वेज जो है, जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लिश के बीच में और उसकी मदर टंग के बीच में बच्चे की नॉलेज को वो यूज़ कर रही है, एक ब्रिज की तरह यूज़ कर रही है, यानी कि उसकी मदर टंग को यूज़ कर रही है, उसकी भाषा को यूज़ कर रही है। सीधी सी बात है, किसकी तरह, एक रिसोर्स की तरह यूज़ कर रही है। तो ये आपका आंसर रहेगा फर्स्ट वाला। फटाफट से देख लेते हैं 56 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू वाइल टीचिंग द लर्नर इन देयर मदर टंग एट प्राइमरी लेवल। नॉट ट्रू पूछा गया है, ठीक है। It is helpful in the intellectual development of the child. It helps children in learning a natural environment. भाई नेचुरल एनवायरनमेंट, मदर टंग की बात की जा रही है, सॉरी, तो मदर टंग नेचुरल एनवायरनमेंट में होगी, ठीक बात है। सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा बच्चे का, ठीक बात है। लर्निंग ईजिंग होगी, ये भी ठीक बात है। बट ये उसके
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को हेल्पफुल होगा, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। मदर टंग में अगर लर्निंग करवा रहे हैं तो उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को कैसे बेहतर कर देगा वो, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट कौन सा नहीं है, ओरल टेस्टिंग, टर्म एंड असेसमेंट, एनेक्डोटल रिकॉर्ड या फिर पोर्टफोलियो। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा, टर्म एंड असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो आपका साथ साथ लिया जाता है, ड्यूरिंग लेक्चर हो सकता है, ओरल टेस्टिंग हो सकती है। ठीक है, ये तो आपके रिकॉर्ड्स हो गए दोनों चीज़ें। तो टर्म एंड जो असेसमेंट होगा वो क्या होगा आपका, समेटिव होगा, जो एंड में होगा आपका। ठीक है, एंड इंटोनेशन में नॉट बी अ डैश टोन। ठीक है, इंटोनेशन जो होता है, इंटोनेशन यानी कि आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव आना। ठीक है, लाउड, स्लाइडिंग, राइजिंग या फिर फॉलिंग। आपका लाउड भी होगा आपका इंटोनेशन में, कभी आप धीरे बोले कभी आप तेज बोले, राइजिंग भी होगा, फॉलिंग भी होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, स्लाइडिंग नहीं होगा आपका। ठीक है, नॉट बी अ डैश टोन। ठीक है, स्लाइडिंग आपका नहीं होगा इंटोनेशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ टीचर want to create a language rich environment in her class, she should। एक टीचर है जो क्लास में लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट उपलब्ध करवाना चाहती है, उसको क्या करना चाहिए, प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। बिल्कुल ठीक बात है कि उसको ऐसी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जहाँ पे बच्चे लैंग्वेज को देख सके, नोटिस कर सके और उसको यूज कर सके। भाई प्रिंट रिच एनवायरनमेंट यही तो होता है ना लैंग्वेज का, कि बच्चों को सब जगह लैंग्वेज ही लैंग्वेज दिखाई दे। ठीक है, यूज ओनली इंग्लिश वाइल कम्युनिकेटिंग। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश बोलनी चाहिए। इस्टेब्लिश अ लैंग्वेज लैब, सारी चीज़ें, कितनी चीज़ें आप लैब में जाके सिखा दोगे। मोटिवेट पेरेंट्स टू बाय लैंग्वेज गेम्स एंड एक्टिविटी, तो फिर टीचर क्या करोगे आप, है ना। लैंग्वेज रिलेटेड, लैंग्वेज लर्निंग इज रिलेटेड टू, लैंग्वेज लर्निंग जो है किससे रिलेटेड है, नॉलेज से, स्किल से, पावर से या कॉपिंग से। क्या रहेगा आपका, स्किल से। जैसे कि हम पढ़ते भी हैं, लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल। ठीक है, और LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, चारों क्या है आपकी स्किल है। ठीक है, तो आपके कौशल रहते हैं। अ टीचर गिव्स अ पजल टू हर क्लास 8 स्टूडेंट्स एंड आस्क देम टू सॉल्व इट्स बाय स्पीकिंग आउट हाउ दे सॉल्व इट, व्हाट इज दिस स्ट्रेटेजी नॉन एज। देखो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि एक टीचर बच्चों को कहती है कि आप इस पजल को सॉल्व करो और बोल बोल करके सॉल्व करो। तो टीचर यहाँ पे क्या देखना चाहती है, ठीक है, पिक्चर रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग अलाउड या फिर थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। अब ये थिंक अलाउड प्रोटोकॉल आपका होता क्या है, इसको समझो आप थोड़ा सा। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि आपका जो बच्चा उस टाइम पे जो एक्टिविटी कर रहा है, टीचर ये जानना चाहती है उस पजल को सॉल्व करते टाइम उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है। तो बच्चा, जैसे वाइगॉत्स्की कहता है ना, प्राइवेट स्पीच करता है, बच्चा बोल बोल करके करेगा तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये सोचते हुए इसको सॉल्व कर रहा है, तो उसको बोलते हैं थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। जब आप सामने वाले इंसान के माइंड को पढ़ना चाहते हो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है उसको सुनना चाहते हो, तो आप इसको कहते हैं कि थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेमेडियल टीचिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज इज, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग का इंग्लिश लैंग्वेज में मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो क्या होता है, टू रिमूव पीपल्स वीकनेस, बच्चे की वीकनेसेस को हटाना, टू सॉल्व एजुकेशन डिफिकल्टीज एंड फ्लॉज, टू डेवलप गुड हैबिट्स इन पीपल, या फिर नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव तो इनको चौथा ऑप्शन मिलता नहीं तो ये डाल देते हैं। ठीक है, गुड हैबिट्स की बात नहीं है यहाँ पे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू सॉल्व एजुकेशनल डिफिकल्टीज एंड फ्लॉज। जो एजुकेशनल डिफिकल्टीज आती है आपकी और जो फ्लॉज होते हैं उनको आपको देखना होता है रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से, ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है आपका। ठीक है, एजुकेशनल डिफिकल्टीज एंड फ्लॉज ये होना चाहिए इसका, या फिर ये टू रिमूव पीपल्स वीकनेसेस, बच्चे की वीकनेसेस को हटाना, इसी में आ जाएगा डिफिकल्टीज एंड फ्लॉज में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक्स व्हाइल प्लेइंग ए ग्रामर गेम्स, द टीचर शुड। भाई ग्रामर गेम खेलने में बच्चे जो हैं वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, टीचर क्या करेगी, कॉल असाइड द अर्निंग स्टूडेंट, एयरिंग स्टूडेंट एंड ऑफर सम गाइडेंस। भाई उन बच्चों को एक साइड बुलाएंगी और फिर उनको गाइडेंस देंगी। क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक एंड डिस्कस देम विद द क्लास आफ्टर द एक्टिविटी। भाई उनको क्या करेगी, वो चुपचाप से नोट डाउन कर लेगी मिस्टेक्स को और एक्टिविटी के बाद पूरी क्लास के सामने डिस्कस करेगी। ठीक है, कॉल असाइड द स्टूडेंट इन चार्ज इन द ग्रुप एंड इंस्ट्रक्ट हिम और हर टू गाइड द स्टूडेंट। भाई क्या करेंगी, एक बच्चे को अलग से बुलाएंगी, उनको चार्ज देंगी, ग्रुप बनाएंगी कि भाई आप अपना इनको स्टूडेंट को गाइड करो।
ठीक है। क्वाइटली नोट डाउन द मिस्टेक एंड होल्ड अ रेमेडियल क्लास फॉर द रिंग स्टूडेंट, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आप उनकी मिस्टेक्स को चुपचाप से नोट डाउन कर लेंगे और फिर उन लोगों के लिए अलग से आप एक रेमेडियल क्लास जो है वो आप करेंगे, ठीक है। सब बच्चों के सामने क्यों बताना है, अगर कुछ बच्चों की मिस्टेक्स है तो उनको आप अलग से बता सकते हैं, उनके लिए एक रेमेडियल क्लास करेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग का बेस जो है वो क्या होता है, सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट या फिर आपकी टेक्स्ट बुक टेस्ट, ठीक है। तो हमेशा याद रखना रेमेडियल टीचिंग, भाई रेमेडी तब तक अच्छी नहीं दी जा सकती जब तक आप डायग्नोज नहीं कर लेते, जब तक आपको बीमारी का पता नहीं है आप अच्छी दवाई नहीं दे सकते, आप अच्छा इलाज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डायग्नोज टेस्ट अच्छे से होगा, यानी आपने बच्चे की कमी का पता अच्छे से लगा लिया तो आपकी रेमेडियल टीचिंग जो है वो ज़रूर अच्छी होगी। तो इसका बेस क्या है, आपका डायग्नोस्टिक टेस्ट है आपका रेमेडियल टीचिंग का, ठीक है। भाई एक ब्लंडर हो गया इस वीडियो में मेरे से, और वो ये है कि मैं माइक लगाना भूल गई। माइक पास में रखा हुआ था लेकिन मैं लगाना भूल गई, इसलिए बहुत सारी बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस भी है और थोड़ी सी हो सकती है एको कर रही हो। बट आप वो सब चीज़ें छोड़ के अपने 100 क्वेश्चंस पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको करके जाओ आप आराम से, ठीक है। और फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट आपका 65 नंबर क्वेश्चन, इन रीडिंग स्कैनिंग मीन्स, ठीक है। स्कैनिंग का मतलब जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। और मुझे लगा मैंने माइक लगा रखा है और मैं भूल गई कि मेरा माइक मतलब रखा हुआ है ऐसे ही पास में, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। क्विक सर्वे ऑफ द टेक्स्ट, स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, क्विक सर्वे करना टेक्स्ट का। एग्जामिन, ठीक है, एग्जामिनिंग एवरीथिंग क्लोजली एंड माइन्यूटली, प्रिडिक्टिंग द कंटेंट या फिर फॉर कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। तो क्या रहेगा, स्कैनिंग का मतलब होता है क्विक सर्वे करना एक टेक्स्ट का, फटाफट से देखना आपका, तभी उसको हम कहेंगे स्कैनिंग। क्लोजली और माइन्यूटली जब हम देखते हैं चीज़ों को तो उसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं, ठीक है। प्रिडिक्टिंग भी आपकी क्या होती है, रीडिंग की ही सब स्किल होती है। रेमेडियल टीचिंग एज पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट मीन्स, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग जो है फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है, किस तरीके से, टीचिंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, ठीक है। डायग्नोजिंग एंड एड्रेसिंग गैप्स इन लर्निंग, बिल्कुल ठीक बात है। किस लिए है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, साथ साथ में ड्यूरिंग द लेक्चर के जस्ट एंड में या फिर कुछ टाइम के बाद में बीच बीच में हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते रहते हैं, बच्चों को डायग्नोज करते रहते हैं और फिर उनको रेमेडी देते हैं, उनके जो गैप्स होते हैं उनको हम एड्रेस कर पाएँ कि कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, और फिर उनको उसी हिसाब से हम रेमेडी दे पाएँ। द पर्पज़ ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज़ टू, रेमेडियल टीचिंग जो है उसका क्या पर्पज़ है, इंट्रोड्यूस न्यू कॉन्सेप्ट, ठीक है, टेस्ट रिसेंटली टॉट कंटेंट या फिर टीच अगेन द टॉपिक ऑलरेडी टॉट या फिर टीचिंग अगेन द टॉपिक नॉट प्रॉपरली लर्नड। बिल्कुल ठीक बात है। किस बात पे जोर देता है रेमेडियल टीचिंग की, भाई उस टॉपिक को दोबारा करवाया जाए जो प्रॉपरली लर्नड नहीं हुआ है। टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको याद नहीं हुआ या आपको समझ में नहीं आएगा, डायग्नोज करेंगे आपको, उसके बाद टीचर को पता चलेगा कि भाई यहाँ पे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको रेमेडी दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। अ टीचर आस्क द स्टूडेंट टू असेस देयर क्लासमेट्स ड्यूरिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन इन द क्लास, दिस मेथड ऑफ असेसमेंट इज डैश। देखो, एक टीचर जो है स्टूडेंट्स को कहती है अपने साथ के जो क्लासमेट्स हैं उनको असेस करने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स टू असेस देयर क्लासमेट ड्यूरिंग अ डिबेट कॉम्पिटिशन में, ठीक है। तो ग्रुप असेसमेंट है, इंडिविजुअल है, पीयर असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट है। क्या है आपकी, पीयर असेसमेंट है। जब आपके दोस्त आपको असेस कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, पीयर असेसमेंट होगा आपका, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज एन आइडेंटिफायर ऑफ अ चाइल्ड विद लर्निंग डिसेबिलिटी, अब्यूसिव बिहेवियर यानी लर्निंग डिसेबिलिटी का कौन सा बिहेवियर इनमें से होगा, लो अटेंशन स्पेन एंड हाई फिजिकल एक्टिविटी या फिर राइटिंग बी एज अ डी, वॉज एज अ सॉ या फिर और 21 को 12 लिखेगा। बिल्कुल ठीक बात है, यही हम लर्निंग डिसेबिलिटी में गिनते हैं। फ्रिक्वेंटली मूड विंग्स होना ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। बी को डी कहेगा, वॉज को सो कहेगा, 21 को वो क्या लिख रहा है, 12 लिख रहा है, तो क्या है आपकी लर्निंग डिसेबिलिटी है, आपकी क्या है, डिसग्राफिया है, ठीक है। लिखने को कहेंगे अगर हम, लिख रहा है अगर तो डिसग्राफिया होगी, अगर पढ़ रहा है तो डिसलेक्सिया होगी, ठीक है। रिया, अ टीचर ऑफ क्लास सेकंड इज प्रेजेंटिंग लैंग्वेज आइटम इन हर इंस्ट्रक्शंस एंड द लर्नर आर डूइंग एग्जैक्टली एज शी इज टेलिंग देम टू डू, व्हाट इज शी प्रैक्टिसिंग। देखो, रिया जो है एक सेकंड क्लास की टीचर है, वो प्रेजेंट कर रही है लैंग्वेज आइटम इन हर इंस्ट्रक्शंस एंड द लर्नर्स आर डूइंग एग्जैक्टली एज शी इज टेलिंग देम टू, लर्नर्स बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा कि वो कह रही है करने के लिए। तो इसको क्या कहेंगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज मेथड कहेंगे इसको, या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, या फिर डायरेक्ट मेथड, या फिर ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इसको हम कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। जैसे कि बताते हैं ना
कि वो कहते हैं ना कि चंदा मामा गोल गोल, मामा की रोटी गोल गोल, मैम कर रही फिर साथ साथ में बच्चे बोल रहे हैं गोल गोल, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, थिंक अलाउड प्रोटोकॉल, ये मैंने स्लाइड वहाँ लगाई थी और ये यहाँ लगी है। थिंक अलाउड प्रोटोकॉल का पीछे क्वेश्चन आया था, उसका मीनिंग क्या होता है कि इन्वॉल्व करना पार्टिसिपेंट्स थिंक अलाउड एज दे आर परफॉर्मिंग एज अ सेट ऑफ स्पेसिफिक टास्क। पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड टू से व्हाटएवर कम इनटू देयर माइंड एज दे कंप्लीट द टास्क। ये क्या है, जैसे बच्चे टास्क को कंप्लीट कर रहे होते हैं उनको कहा जाता है कि जैसे जैसे आप इसको कंप्लीट कर रहे हो आप बोल बोल करके कंप्लीट करो। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी थिंकिंग के बारे में, उनकी डूइंग के बारे में, उनकी फीलिंग के बारे में हमें पता चलता है एज ए टीचर कि वो क्या सोचते सोचते उस काम को कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी के साथ में वो उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं थिंक अलाउड प्रोटोकॉल। ये यहाँ आ गया, बताओ है, मैंने वहाँ रखा था स्लाइड के जस्ट बाद में इसको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज अ ग्रेट डिटरेंट टू लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश को सीखने में एक सबसे बड़ी बाधा क्या है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल टू लिसन एंड यूज इंग्लिश आउटसाइड द क्लासरूम, इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, फोनीम्स आर अनस्क्लप्चर्स, या फिर वास्ट वोकैबुलरी है। देखो, जो अगर लर्निंग इंग्लिश जो डिटरेंट है, यानी कि एक देखो डिफ़िकल्ट लैंग्वेज तो नहीं हो सकती क्योंकि लोगों ने सीख रखी है, ऐसा नहीं है कि किसी ने सीख नहीं रखी। ठीक है, वास्ट वोकैबुलरी है तो सबके लिए ही है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पीपल, कि भाई बच्चों के लिए क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। इंग्लिश क्या है, आपको आउटसाइड द क्लासरूम बोलने के लिए, सुनने के लिए बहुत कम मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इंग्लिश के आपका जो एक इंग्लिश का पीरियड्स होगा उसमें बोलने के लिए मिलेगी, या फिर सिर्फ क्लासरूम में बोलने के लिए मिलेगी। मतलब एनवायरनमेंट का दिक्कत है यहाँ पे। ठीक है, अ फोनीम क्या होती है, अ वोवल साउंड, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, अ डिप्थोंग, या फिर सिंगल यूनिट ऑफ अ वर्ड। तो फोनीम, फोन से आपका क्या चीज़ है, अ सिंगल यूनिट ऑफ अ साउंड, साउंड का सिंगल यूनिट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फोनीम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन। मिथ एंड लीजेंड हो गया, टेल्स ऑफ हीरोज ऑफ स्टोरी, पिक्चर्स बुक, या फिर थिजोरस। ठीक है, तो यहाँ पे मिथ और लीजेंड भी होगा, स्टोरी बुक्स भी होंगी, पिक्चर बुक्स भी होंगी, बट थिजोरस क्या होता है, ये होती है आपकी डिक्शनरी की एक फॉर्म होती है थिजोरस आपकी। ठीक है, डिक्शनरी की फॉर्म है आपकी। तो अगर इसका सिनोनिम में लिख दिया जाए तो थिजोरस इन्होंने लिख दिया, क्योंकि पता होगा बच्चों को ये आपकी एक पैसिव वोकैबुलरी का वर्ड होगा, आता नहीं होगा, इसलिए ये दे दिया। तो ये डिक्शनरी का ही एक मतलब रूप है आपका। ठीक है, छोटे डिक्शनरी। अ टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन ऑफ क्लास 5th स्टूडेंट, द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी। भाई एक टीचर ने टास्क दिया है डायलॉग कंप्लीशन का 5th क्लास के बच्चे को, इसका क्या रोल है। ठीक है, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, टू प्रोवाइड फ्रीक्वेंट फीडबैक ओनली ऑन ग्रामेटिकल एरर, सिर्फ ग्रामेटिकल एरर्स पे फीडबैक देना। टीचिंग ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर द सेपरेशन ऑफ स्पोकन एंड रिटन फॉर्म ऑफ द लैंग्वेज, दोनों में आपको सेपरेशन करवा देना। नो जी, हम इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, सेपरेशन नहीं करते हैं। तो मेन क्या होगा, इसका मेन मकसद क्या है ऐसा करने का, कि टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज यूजिंग फॉर्मुलिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फैसिलिटेट करना चाहती है वो उनकी कन्वर्सेशन को उस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए। ठीक है, ताकि उनको मतलब उस डायलॉग्स के थ्रू भाई समझा सकेंगे। ठीक है, द लैंग्वेज स्किल दैट कैन नॉट बी असेस्ड थ्रू आ ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट आर। लैंग्वेज की स्किल जो है वो ट्रेडिशनल पेन पेपर टेस्ट से कौन सी ऐसी स्किल है जिसको कोई हम असेस नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट भी बोला है। रीडिंग एंड लिसनिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। देखो, जो रीडिंग होगी उसको हम पेपर की आवश्यकता होगी, ये हट गया यहाँ से। यहाँ पे भी रीडिंग है, पेपर की आवश्यकता होगी, हट गया। राइटिंग है, पेपर की आवश्यकता होगी, हट गया। लिसनिंग और स्पीकिंग में हमें कहीं पेपर नहीं चाहिए। अभी आप मुझे बैठ के सुनते रहिए, आपको पेपर पेन की ज़रूरत नहीं है। मैं बोल रही हूँ, मुझे पेपर पेन की ज़रूरत नहीं है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ऐसी है जिनको कि आप असेस नहीं कर सकते हैं पेपर पेन से। टीचिंग ग्रामर इज़ यूजफुल टू इम्प्रूव। ग्रामर को टीच करने के लिए क्या चीज़ इंप्रूव करना ज़रूरी है, लिटरेसी, एक्यूरेसी, न्यूमरेसी, या फिर आपकी फ्लुएंसी। ठीक है, ग्रामर के केस में हम बात करेंगे एक्यूरेसी की। जैसे कि हम कहते हैं ना, इस सेंटेंस में यहाँ पे इज़ आएगा, वॉज आएगा, वर आएगा, ये वाली फॉर्म आएगी वर्ब की, ये वाला टेंस आएगा, यानी कि एक्यूरेसी की बात की जा रही है। अगर बात की जाए स्पीकिंग के मामले में तो हम फ्लुएंसी देखेंगे, वहाँ पे हम एक बार के लिए थोड़ी बहुत एक्यूरेसी को हम मतलब थोड़ा सा एक किनारे करके चल सकते हैं कि अगर आप फ्लुएंट बोल रहे हैं बहुत, तो हम थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर्स जो होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। अ टीचर इन अ रूरल एरिया फाइंड मोर देन 5 लैंग्वेजेस
बीइंग स्पोकन बाय चिल्ड्रन इन हर क्लासरूम। एक टीचर ने पाया रूरल एरिया में कि 5 लैंग्वेजेस बोलने वाले बच्चे उनके क्लासरूम में है। शी अटेम्प्ट टू यूज ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ चिल्ड्रन इन हर टीचिंग। व्हाट इज दिस स्ट्रेटजी नॉन एज। भाई उसने क्या किया, सब बच्चों की लैंग्वेजेस को अपनी टीचिंग में इन्वॉल्व कर लिया, अटेम्प्ट कर लिया। तो इसको क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, ट्रांसलेशन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव तो हो नहीं सकता। ट्रांसलेशन की यहाँ पे कोई बात नहीं है। 2 बच गए आपके, मल्टीलिंगुअलिज्म या सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है भाई, एक भाषा को सीखने में, एक भाषा बोलने में दूसरी भाषा अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो वो सब्ट्रैक्टिव आपकी बाइलिंगुअलिज्म होगी। एडिक्टिव बाइलिंगुअलिज्म क्या होती है, जैसे कि हिंदी है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप रह रहे हैं अगर, तो हिंदी सीख ली आपने, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो हिंदी उसमें बाधा नहीं बनेगी। ठीक है, तो वो आ गई आपकी एडिक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। सब्ट्रैक्टिव क्या हो गया, अगर आप फॉरेन चले गए वहाँ पे क्या होगा, एक बार के लिए हिंदी को आपको छोड़ना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ में, तो इसलिए आपका सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म हो गया वो आपका। तो यहाँ पे क्या आएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म है भाई, वो मल्टीलिंगुअलिज्म का इस्तेमाल कर रही है, इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर रही है। अ प्राइमरी टीचर शुड इंट्रोड्यूस रीडिंग थ्रू। एक प्राइमरी टीचर है वो रीडिंग को इंट्रोड्यूस किस तरीके से करे। ठीक है, अल्फाबेट बुक्स ओनली, स्टोरीज, पिक्चर बुक्स या फिर फोनिक्स के थ्रू। तो किसके थ्रू करना चाहिए भाई, प्राइमरी टीचर को अल्फाबेट बुक ओनली। ओनली वाला ऑप्शन अपने आप में मतलब ये कहता है कि मैं ही मतलब सब कुछ हूँ, मैं हूँ सब कुछ। ओनली मतलब केवल मैं ही हूँ, इसका घमंड जो है इसको कभी भी आंसर बनने नहीं देता है। ठीक है, तो ओनली कभी नहीं होगा, स्टोरीज नहीं होगा, फोनिक नहीं होगा, सबसे पहले पिक्चर बुक्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं रीडिंग में पिक्चर बुक्स, जैसे कि ये रही A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। इस तरीके से पिक्चर बुक्स को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है। When students learn a language for bright employment opportunity, their motivation is। अब मोटिवेशन की बात आ गई है। ठीक है, एसेंट्रिक है, एक्सट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक है या फिर एक्सोटिक है। एक्सोटिक और ये तो दोनों पहले ही काट दो, आपको पता है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में से एक होगा आपका। ठीक है, कौन सा होगा बताओ। वो कह रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए जो लर्नर है वो लैंग्वेज को सीख रहा है, यानी कि कारण क्या है सीखने का, बाहरी रीजन है, तो सीधा सीधा एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। अगर लिखा होता व्हेन स्टूडेंट लर्न अ लैंग्वेज फॉर हिज ओन इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए सीख रहा है, अपनी मतलब ज्ञान को बढ़ाने के लिए सीख रहा है, तो इंट्रिंसिक हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट से। 80 क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। तो अ चिल्ड्रन प्रिपेयर अ वर्कशीट एंड रिमूव एवरी 7th वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। एक टीचर ने वर्कशीट प्रिपेयर की है और उसमें से क्या किया है, हर 7th वर्ड को हटा दिया। देन शी आस्क्ड द लर्नर टू रीड द टेक्स्ट, आफ्टर दैट दे वर आस्क्ड टू कंप्लीट द वर्कशीट विद मिसिंग वर्ड। फिर उनको कहा गया है कि आप इसको पढ़ो और मिसिंग वर्ड को भैया आप लिखो इसके अंदर। क्या होता है, ओपन टेस्ट, क्लोज टेस्ट, ठीक है, राइटिंग टेस्ट या फिर आपका क्या होगा ये स्पीकिंग टेस्ट। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके की बात मिले कि कुछ वर्ड्स को हटा लिया गया है, कुछ आपके उसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स है एक पूरे पैराग्राफ में या एक इस तरीके के उसमें, तो आपका क्लॉज टेस्ट कहा जाता है। कुछ इस तरीके का होता है, एक पैराग्राफ है जिसमें से हर कुछ टाइम बाद में आप कुछ वर्ड्स को हटा देते हैं, क्लॉज टेस्ट होता है आपका ये। ठीक है, फिर आता है डैश ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्विसाइट फॉर लैंग्वेज लर्निंग वेदर फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेसिट यानी पहली शर्त क्या होगी लैंग्वेज को लर्न करने की, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज हो या फिर सेकंड लैंग्वेज हो, लर्न करने की पहली शर्त जो है वो क्या होगी। स्किल बेस्ड इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल अप्रोच होना चाहिए या फिर एन इनपुट रिच कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट होना चाहिए या फिर स्ट्रक्चरल सिचुएशन अप्रोच होना चाहिए। याद रखना एनसीएफ में लिखी गई है ये बात आपकी, एज इट इज उठा हुआ क्वेश्चन है एनसीएफ से। एन इनपुट रिच कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है, कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर करे, फर्स्ट लैंग्वेज हो चाहे वो सेकंड लैंग्वेज हो, लर्न करे चाहे तो वो एक्वायर करे। सबसे ज़रूरी चीज़ होगी उसके बाद में उसके पास में एनवायरनमेंट होना, एक कम्युनिकेटिव इनपुट रिच एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें इनपुट हो उस लैंग्वेज का, कम्युनिकेशन का। ठीक है, वाइल आस्किंग द लर्नर्स टू रीड द टेक्स्ट साइलेंटली द टीचर शुड। बच्चे को साइलेंटली आपने कहा है पढ़ने के लिए, टीचर को क्या करना चाहिए, करेक्ट देयर रिटन टास्क, रिटन टास्क को करेक्ट कर देना चाहिए। आस्क देम टू कंसल्ट अ डिक्शनरी अंडरस्टैंडिंग डिफिकल्ट वर्ड, आप उनको कहो कि आपको डिफिकल्ट वर्ड के लिए डिक्शनरी आप यूज़ कर सकते हैं। आस्क द लर्नर टू राइट द समरी, समरी वाली कोई बात ही नहीं है, सेट अ टाइम लिमिट। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑप्शन ढंग का बचता है आपका
कि आप उनको ये कहो कि आप साइलेंटली पढ़ते रहो और आपको कहीं भी कोई वर्ड की प्रॉब्लम आती है तो आप डिक्शनरी देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे भी क्या होगा, बच्चा थोड़ा सा एक्टिवली करेगा इस काम को। वी यूज़ रियल ऑब्जेक्ट्स टू टीच यंग लर्नर्स न्यू वर्ड्स बिकॉज, हम रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं लर्नर्स को न्यू वर्ड्स सिखाने में। क्यों करते हैं? यंग लर्नर्स आर नॉट कैपेबल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं लगा सकते हैं, बच्चा सब कुछ कर सकता है, ठीक है। इट हेल्प्स लर्नर टू एसोसिएट वर्ड विद द ऑब्जेक्ट दे सी इन रियल लाइफ। बिल्कुल अच्छा ऑप्शन हमें यही मिल गया कि ये जो आपकी हेल्प करेगा उन वर्ड्स को एसोसिएट करने में उन रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स के साथ में जो वो डेली अपनी लाइफ में देखता है, ठीक है। इट हेल्प इन टीचिंग द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड या फिर वोकेबलरी थ्रू ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल नहीं होगा। सीधी सी बात है, रियल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू सिखाने का मतलब सिर्फ यही होता है कि बच्चा उन चीज़ों को लिंक कर पाए अपनी रियल लाइफ के साथ में। वाइल टीचिंग चिल्ड्रन टू रीड, एट विच पॉइंट शुड द टीचर फोकस ऑन कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। टीचिंग टू चिल्ड्रन टू रीड, बच्चा जब रीड करता है, एट विच पॉइंट टीचर शुड द कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन पे फोकस कब करना चाहिए रीडिंग की एक्टिविटी में आपको, ठीक है। आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डिकोड, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, या फिर वंस चिल्ड्रन हैव मास्टर्ड फोनिक, या फिर व्हेन चाइल्ड रीच क्लास 12th, क्लास सेकंड। भाई बच्चा क्लास सेकंड में पहुंच जाए, ये तो कोई पैरामीटर नहीं है कि क्लास सेकंड में पहुंच जाए तभी आप कॉम्प्रीहेंशन पे आप करेंगे, मतलब ध्यान देंगे। यहाँ क्या होगा, आफ्टर चिल्ड्रन हैव लर्न हाउ टू डिकोड, बच्चा जैसे ही आपके मैसेज को डिकोड करना सीख जाए तब आप उसकी कॉम्प्रीहेंशन की बात करते हैं, ठीक है। देखो डिकोड का मतलब क्या है, मैं जो आपको बोल रही हूँ वो एनकोड कर रही हूँ मैसेज को और आप उसको उस शब्दों में समझ रहे हैं, मतलब कि डिकोड कर रहे हैं। तो बच्चा जैसे ही डिकोड करना सीख जाता है तो आप उसको कॉम्प्रीहेंशन पे आप आ जाते हैं। फिर आ हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन अ प्राइमरी स्कूल विच इज सिचुएटेड इन अ रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान। एक हिंदी स्पीकिंग टीचर जो है उसकी पोस्टिंग हो गई है प्राइमरी में राजस्थान में, ठीक है। सिंस शी डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, अब उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आती नहीं है। शी फेसेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम, शी शुड, क्या करना चाहिए उनको, जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको काफ़ी सारी, क्या करना चाहिए। फोकस्ड ऑन द टेक्स्ट बुक एज सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड हिंदी, भाई स्टैंडर्ड हिंदी के लिए टेक्स्ट बुक पे फोकस रहना चाहिए। यूज़ द चाइल्ड लैंग्वेज एज अ रिसोर्स वाइल टीचिंग, बिल्कुल ठीक बात है। बच्चे की भाषा, बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करो, वो जो भाषा बोल रहा है उसी से सीखो, थोड़ा उसी के साथ में कम्युनिकेट करो, अपनी भाषा को थोड़ा बहुत मिला करके जुला करके वहाँ पे अच्छे से आपको क्या करना है, मैनेज करना है। एंकरेज द कम्युनिटी टू लर्न स्टैंडर्ड हिंदी, भाई आप उनको ये कहो मुझे तो आती नहीं, तुम हिंदी सीख जाओ, है ना। ट्राई टू गेट ए पोस्टिंग टू हिंदी स्पीकिंग एरिया, भाई मुझे तो हिंदी स्पीकिंग एरिया में ही पोस्टिंग मिलनी चाहिए, तो भाई थोड़ा सा मुश्किल ही रहेगा, है ना। तो सीधी सी बात यह है कि रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करो वहाँ की जो लैंग्वेज है उसको, ठीक है। अंकिता इज टीचिंग इंग्लिश टू क्लास 6th स्टूडेंट्स एंड हर क्लास सीम्स टू बी नॉइजी, शी इज़ प्रोबेबली, भाई एक अंकिता एक टीचर है जो क्लास 6th को पढ़ाती है, ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, उसकी क्लास में थोड़ा सा नॉइसी है, मतलब थोड़ा नॉइसी है, तो शी इज़ प्रोबेबली टीचिंग अ क्राउड इन क्लास, हैविंग अ ग्रुप वर्क, नॉट एबल टू मैनेज द क्लास, या फिर नॉट बॉदर्ड अबाउट द क्लास। ये हमारा एनसीएफ भी कहता है क्लास बिल्कुल साइलेंट नहीं होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, उसकी क्लास में थोड़ी बहुत वॉइस आ रही है तो इसका मतलब क्राउडेड क्लास नहीं है, ये नहीं है क्लास मैनेज नहीं कर पा रही, ये नहीं है कि उसको कोई चिंता नहीं है। सीधी सी बात ये है कि वहाँ पे कोई ग्रुप डिस्कशन चल रहा होगा, ग्रुप वर्क चल रहा होगा। क्लॉज मीन्स क्या होता है, कई बार पूछा जाता है आपका क्वेश्चन, असेसिंग है, फिनिशिंग है, मिसिंग पार्ट है, या फिर क्लॉज है आपका, तो क्या होगा, मिसिंग पार्ट है आपका। क्लॉज का मतलब होता है मिसिंग पार्ट, ठीक है। Here is a list of tasks commonly included in a language classroom. Which of these sees children as active learners? ठीक है, यहाँ पे एक लिस्ट है जो commonly include होते हैं लैंग्वेज क्लासरूम में, उसमें से कौन सा ऐसा है जो एक्टिव लर्नर्स को मतलब वो करेगा, ठीक है। कौन सा ऐसा टास्क है जो बच्चों को एक्टिवली वो करेगा, उसके अंदर में इन्वॉल्व करेगा। चिल्ड्रन केयरफुली मेमोराइज करेक्ट आंसर्स टू क्वेश्चन ऑन ए पोएम, भाई बच्चे पोएम के आंसर याद कर ले। चिल्ड्रन राइट आंसर्स टू क्वेश्चन गिवन एट द एंड ऑफ द पोएम, कि वो उन आंसर्स को लिख ले। चिल्ड्रन केयरफुली नोट डाउन आंसर फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड, बिल्कुल नहीं होता ये तो आपका ऑप्शन। चिल्ड्रन वर्क इन ग्रुप टू जनरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द पोएम, बच्चे क्या है ग्रुप में देखें, जनरेट करें, अपना अपना इंटरप्रिटेशन बताएं पोएम के बारे में। अच्छा मुझे इस पोएम में ये समझ में आया, तुम्हें क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया, तुम्हें क्या समझ में आया, एक ग्रुप डिस्कशन हो उनका, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ अल्फाबेटिक मेथड इज, क्या होना चाहिए, लेटर वर्ड फ्रेज सेंटेंसेस, वर्ड फ्रेज सेंटेंसेस और पैराग्राफ, या फिर लेटर वर्ड स्टेज सेंटेंसेस और पैराग्राफ, लेटर वर्ड फ्रेज और पैराग्राफ, क्या रहेगा, लेटर्ड वर्ड फ्रेज, LWPS,
ठीक है, ये आपका रहेगा अल्फ़ाबेटिक प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले लेटर्स, फिर वर्ड्स, फिर फ्रेजेस और फिर सेंटेंसेस बनाना आपको सिखाया जाए। ठीक है, बाइलिंगुअल मेथड वाज सजेस्टेड बाय, ये आपका क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। बाइलिंगुअल मेथड जो है किसने सजेस्ट किया है, डॉडसन ने सजेस्ट किया है आपका। ठीक है, द पर्पज ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू, टेक्सचुअल जो एक्सरसाइज होती है उसका पर्पज क्या नहीं है, गिव एक्सपोजर टू लर्निंग लैंग्वेज, ये तो अच्छा दिख रहा है। डेवलप क्रिएटिविटी अमंग लर्नर्स, ये भी ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, ये भी ठीक है। मेमोराइज द आंसर टू द क्वेश्चंस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर को मेमोराइज कर लेना ये आपका पर्पस नहीं होता है टेक्सचुअल एक्सरसाइज का। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है टेल क्वेश्चंस आल्सो रेफर टू। अब टेल क्वेश्चंस जो होते हैं वो कौन से होते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस होते हैं, इनसिग्निफिकेंट क्वेश्चन होते हैं, मोर क्वेश्चंस होते हैं या फिर क्वेश्चन टैग होते हैं। तो टेल क्वेश्चंस को हम क्वेश्चन टैग भी कहते हैं, इसका एक अलग दूसरा नाम अगर कहा जाए तो क्वेश्चन टैग भी हम इसको कहते हैं। किस तरीके के होते हैं टेल क्वेश्चंस जो हैं, अगर मैं आपसे बात करूं, मैं आपको कहूं कि अच्छा आपको आइसक्रीम खानी पसंद है क्या, नहीं है क्या, मतलब कि मैंने आपको क्वेश्चन पूछा और उसके लास्ट में एक टेल छोड़ दी, एक छोटा सा क्वेश्चन पुट करके छोड़ दिया, उसको क्वेश्चन फॉर्म में छोड़ दिया अगर मैंने, तो वो क्या होगा, टेल क्वेश्चन होगा। मैं कहूँ मैं एक बहुत अच्छी टीचर हूँ, फिर मैं कहूँ मैं नहीं हूँ क्या, पूछूँ अगर मैं आपसे बाहर बारिश हो रही है क्या, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टेल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, एक पूंछ होती है लास्ट में उसके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंटेंट वर्ड आर ऑल्सो कॉल्ड। कंटेंट वर्ड क्या होते हैं, फंक्शन होगा यहाँ पे शायद, है ना, लेक्सिकल वर्ड, एम्प्टी वर्ड या फिर ग्रामेटिकल वर्ड। तो कौन से होते हैं कंटेंट वर्ड, कौन से होते हैं आपके, इनको हम कहते हैं लेक्सिकल वर्ड, जिनका अपना एक मीनिंग होता है। अ स्पीच कम्युनिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु, एक स्पीच कम्युनिटी जो है वो किसको कहेंगे हम, शेयर कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, आर बाइलिंगुअल, शेयर होमोजेनिटी विद रेफरेंस टू देयर वैल्यू सिस्टम या फिर आर मल्टीलिंगुअलिज्म। तो स्पीच कम्युनिटी क्या होगी, जो शेयर करती है कम्युनिटी मेंबरशिप एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में अपनी कम्युनिकेशन हो, जिनकी एक सेम आपकी वो रहेगी, कम्युनिटी रहेगी, उसको हम कहते हैं स्पीच कम्युनिटी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सजेस्टेड फॉर टीचिंग ग्रामर एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे टीचिंग ग्रामर जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड या फिर ट्रांसलेशन मेथड। याद रखना प्राइमरी लेवल पे सबसे बेस्ट होता है आपका इंडक्टिव मेथड। इसको याद रखने का तरीका, इंडक्टिव क्या होता है आपका, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं हम इंडक्टिव में, डिडक्टिव में हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। ठीक है, याद रखना इंडक्टिव, इसका साउंड ई पे आ रहा है इसलिए इसमें एग्जाम्पल्स फर्स्ट होते हैं। ठीक है, ट्रिक है ये आप लोगों के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लेते हैं एक्टिवेट लर्नर्स स्कीम्स मीन्स। ठीक है, एक्टिवेटिंग लर्नर्स स्कीम्स मीन्स, स्कीम्स का मतलब क्या होता है, प्याजे वाली बात है ये। मेकिंग अ लिंक बिटवीन द टेक्स्ट बुक एंड इट्स स्ट्रक्चरल पैटर्न एंड ग्रामेटिकल आइटम्स, सिर्फ बुक से मतलब थोड़ी होता है। मेकिंग अ लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस या फिर डीलिंग विद लर्नर्स हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटीज या फिर शोइंग ए पिक्चर और आस्किंग लर्नर्स टू राइट अ स्टोरी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये होगा आपका मेकिंग अ लिंक बिटवीन द टॉपिक एंड लर्नर बैकग्राउंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, यानी कि उसकी जो आसपास की चीज़ों से, ठीक है, उसमें आपको लिंक करना है। स्कीम्स क्या होती है, जैसे कि प्याजे कहते हैं हमारे दिमाग में कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में जो हमने बना रखे होते हैं, उनको स्कीम या स्कीमा कहते हैं। ठीक है, तो ये वही बात है आपकी। नेक्स्ट है आपका, जैसे कि ये रहा, ये इसका एक एग्जांपल ले सकते हो आप, यूज़ व्हाट आई ऑलरेडी नो टू हेल्प अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। जो मुझे पहले से पता है उसको यूज़ करो कुछ नया सिखाने में। ठीक है, तो जो पहले से है वो क्या है, आपके स्कीमाज हैं। ठीक है, रीड द एक्सचेंज, टीचर शैल वी गो आउट टू द गार्डन एंड फाइंड आउट द नेम ऑफ अदर फ्लावर्स नियर द कॉरिडोर। बट टीचर कहती है कि चलो हम बाहर चलते हैं, क्या हम बाहर चल सकते हैं कि कॉरिडोर के आसपास में जो फूल वगैरह हैं उनके नाम आपको दिखाएंगे या उनको दिखाने के लिए बाहर ले जाना चाह रही है। बच्चे कहते हैं यस यस या। ठीक है, तो टीचर क्या कहती है, यस मैम प्लीज हेयर द टीचर। ठीक है, बच्चों ने कहा यस यस ये हम लोग जाएंगे बाहर में। ठीक है, टीचर ने कहा यस प्लीज। तो क्या कहना चाह रही है, रिलेट लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, मेकिंग अ पोलाइट सजेशन टू स्टार्ट रीडिंग, रीडिंग की यहाँ पे बात ही नहीं है। कन्फर्म द स्टूडेंट रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट स्टूडेंट ने की नहीं है।
ऑफर एन ऑल्टरनेटिव लैंग्वेज एक्टिविटी, ये भी बात नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिलेट अ लैंग्वेज फंक्शन विद पोलाइटनेस, बच्चों को बता रही है कि भाई ऐसे यस यस ये करने की बजाय आप ये कहो यस मैम प्लीज़, ठीक है। जैसे हमें कोई कह दे कि मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ तो मैं कहूँगी यस प्लीज़, ठीक है, या फिर मैं कहूँ हाँ बैठ जा, ठीक है। तो उससे अच्छा क्या होगा, पोलाइटनेस के साथ कहो तो क्या कहेंगे, यस प्लीज़, आप बैठ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका डिक्टेशन डज नॉट हेल्प लर्नर्स। डिक्टेशन जो होते हैं वो आपको किस तरीके से हेल्प नहीं करते हैं लर्नर की। इम्प्रूव देयर रीडिंग स्किल, इम्प्रूव देयर स्पेलिंग, इन्हेंस देयर लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, या फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ाएंगे, लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन भी करेंगे, स्पेलिंग भी करेंगे, रीडिंग की कहीं बात ही नहीं आती है। डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा जब एक मैम जो होती हैं वो आपको क्या करती है, कुछ वर्ड्स को बोल रही हैं और वो सिर्फ बोल रही हैं और आपको लिखना है। जैसे मैंने बोल दिया ओबीडेंट की स्पेलिंग लिखो, ब्यूटीफुल की स्पेलिंग लिखो, सक्सेसफुल की स्पेलिंग लिखो, और बच्चे क्या है, लिख रहे हैं उसको, ठीक है। बच्चे लिख रहे हैं, मैम बोल रही हैं, तो इसका मतलब वो डिक्टेट कर रही हैं। तो इसमें सबसे चीज़ आपकी स्पेलिंग भी अच्छी होगी, कॉम्प्रीहेंशन भी अच्छा होगा, कॉन्सेंट्रेशन भी रहेगा। भाई ध्यान नहीं दोगे तो फिर छूट जाएगा मैम जो बोले जा रही हैं वो। लेकिन रीडिंग स्किल की यहाँ पे कोई बात ही नहीं हुई है। नेक्स्ट है आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एनवायरनमेंट। सबसे मेन फैक्टर क्या है जो इन दोनों को अलग अलग करता है, ग्रामर ऑफ यूज लैंग्वेज, असेसमेंट इन लैंग्वेज, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज एनवायरनमेंट। लैंग्वेज का एनवायरनमेंट सबसे बड़ी बात है, एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा तो लैंग्वेज एक्वायर कर लेगा, वरना लर्निंग करनी पड़ेगी, ठीक है। While teaching English, a teacher is not able to draw attention of some students sitting at the back. Teaching English को पढ़ाते टाइम एक टीचर है जो बैक जो बेंचर्स जिनको हम कहते हैं उनका अटेंशन जो है वो सीख नहीं कर पा रही है, उनको अपनी तरफ ध्यान नहीं दिलवा पा रही है। She should, उसको क्या करना चाहिए, स्टॉप एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट डिक्टेटिंग द नोट्स। उसको बंद कर देना चाहिए, उसको समझाना और डिक्टेट करना चाहिए नोट्स को। स्कोल्ड देम और फॉर नॉट पेइंग अटेंशन, उनको डांट देना चाहिए। बच्चों को हम डांटते नहीं, बच्चे बिल्कुल भगवान की तरह है यहाँ पे। इग्नोर देम एंड कैरी आउट, ये भी नहीं करते हम लोग, इग्नोर भी नहीं करते। इंगेज देम बाय आस्किंग क्वेश्चन एंड इवेलुएटिंग हर टीचिंग मेथड। क्या कह रहे हैं ये कि भाई उनको इंगेज करो, आस्किंग क्वेश्चंस पूछने में उनको इंगेज करो। भाई आपने क्या है पढ़ाते पढ़ाते उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए, अच्छा भाई बताओ मैंने क्या पढ़ाया, तो क्या होगा, वो आप थोड़ा सा अटेंशन देंगे आपको, अपने आप ही वो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे कि मैम आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकती है, तो भाई चीज़ों को ध्यान से सुनना चाहिए। टू डेवलप लैंग्वेज फंक्शंस टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल फॉर यंग लर्नर्स वुड इंक्लूड, ठीक है। लैंग्वेज फंक्शंस को टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स फॉर यंगर लर्नर्स वुड इंक्लूड, क्या इंक्लूड करेंगे, टेलीफोनिक चैट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, डिबेट एंड एक्सप्लेनेशन, या फिर ग्रीटिंग, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, आस्किंग फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल ठीक बात है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लैंग्वेज फंक्शंस को सिखाने के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, चैट थोड़ी ना यूज़ करेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी नहीं, डिबेट भी नहीं। सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, उनको ग्रीटिंग सिखाना, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून चीज़ें सिखाना आपको, नमस्ते वगैरह वगैरह। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट आपकी प्लीज़, सॉरी, ये सब चीज़ें। आस्किंग फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में उनको सिखाना, ये सब चीज़ें होती है जो आप उनको कॉन्टेक्स्ट में सिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी रहेगी आपकी, ठीक है। डैश ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री रिक्वेस्टेड फॉर लैंग्वेज लर्निंग वेदर फर्स्ट और सेकेंड, ये हम कर चुके हैं, ये गलती से शायद मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे 32 हो गए थे, तो ये आपके टोटल हो गए शगुन के 101 क्वेश्चन, बिल्कुल शुभ आपके, है ना। तो बढ़िया तरीके से सीटेट में अपना पेपर करके आना। सभी को बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से मैं जितना कर सकती थी मैंने अपना पूरा एफर्ट दिया आप लोगों के लिए। अब आपको पसंद आए तो ज़रूर आप इसको शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में, और लाइक करना मत भूलना बिल्कुल भी। वीडियो कैसे देख दाख के छोड़ के निकल लेते हो, लाइक कर दिया करो, याद रख लिया करो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, बूस्ट मिलता है, थोड़ा सा एक अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो मतलब बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। तो इसीलिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू जी, आज के लिए इतना ही। 101 क्वेश्चन ज़रूर देखना, पूरी वीडियो को समझना अच्छे से। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। वैसे हम कल मिलेंगे, परसों मिलेंगे, पर फिर भी कह रही हूँ